हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका चाणक्य बैच में। और दोस्तों, इस क्लास में मैं आपको इंडियन इकोनॉमी यानी चैप्टर नंबर 10 करा रहा हूं बिजनेस इकोनॉमिक्स से। दिस इज योर वन शॉट लेक्चर, एक ही वीडियो के अंदर पूरा चैप्टर समाप्त। अब आप सोच रहे होंगे यार, इंस्टीट्यूट ने इंडियन इकोनॉमी वाला चैप्टर क्यों डाल दिया? दोस्तों, यहां पर आपको इंडिया की वो वाली इकोनॉमिक हिस्ट्री जाननी है जिसे जानकर आपके अंदर एक ऑब्जर्वेशन आएगी। आप जान पाओगे कि टाइम के साथ साथ चीजें कैसे बदलती हैं। जमाना बदलता है, हमें पॉलिसी बदलने की जरूरत है। तो इंडिया की एक ऐसी इकोनॉमिक हिस्ट्री जब इंडिया में अंग्रेजों का राज नहीं था, उसका छोटा सा जिक्र है। फिर अंग्रेज आए, इंडिया पे राज किया, तो उन्होंने इंडिया को कैसे बर्बाद किया। फिर जब अंग्रेज छोड़कर चले गए हमारे देश को, तो हमने अपने दम पर कैसे पॉलिसीज बनाई, कैसे इंडिया को आगे बढ़ाया। आज हमारा इंडिया कहां स्टैंड करता है, ये ओवरऑल क्रक्स है इस चैप्टर का जो आपको पढ़ना है। और मजा आने वाला है, लिटरली आप देख पाओगे कि इस चैप्टर को अगर आपको कवर करना है तो अपने दिमाग में दो पोर्शन करने होंगे। यानी एक तो आजादी से पहले का भारत, बिफोर 1947, इंडियन इकोनॉमी बिफोर इंडिपेंडेंस, और फिर पढ़ेंगे आजादी के आगे का भारत। और इनके अंदर कुछ इंडिया की अचीवमेंट्स, कुछ इंडिया की प्रॉब्लम्स, कुछ इंडिया की पॉलिसीज टाइम टू टाइम जो बदलती रही हैं वो जाननी जरूरी है। चलो जी, अब मॉड्यूल ने क्या किया है कि आजादी से पहले के भारत के दो टुकड़े कर दिए। मतलब इंडिया के दो टुकड़े नहीं किए यार, इस टाइम फेज को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। कहता है एक टाइम पीरियड हम पढ़ेंगे 1757 से लेकर 1858, ठीक है। और फिर इसके बाद 1858 से लेकर हम पढ़ लेंगे 1947। ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों? ये 1757 से ही क्यों पढ़ा रहा है, ये बताने वाला हूं। लेकिन एक बार ये भी देख लो कि आजादी के बाद हमने कैसे टाइम को स्टडी करना है। हम 1947 से लेकर 1991 तक पढ़ेंगे कि क्या हुआ, फिर 1991 के बाद क्या हुआ, 1991 ऑनवर्ड्स। हमने हिंट के तौर पे आपको बता देता हूं कि एलपीजी की इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई थी वो। तो कुल मिला के आप अपने दिमाग में अब 4 सेगमेंट कर लो। भाई इस टाइम में क्या हो रहा था, फिर इस टाइम में क्या हो रहा था, फिर इस टाइम में क्या हो रहा था, फिर इस टाइम में क्या हो रहा था। हाँ, ये बता देता हूं कि 1757 से इसको क्यों पढ़ा रहे हैं। देखो जी, तुम्हें पता है अंग्रेज हमारे देश में आए, लगभग आपको बताऊं तो सन 1600 में, 1599 के एंड में अंग्रेजों ने हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी बना ली थी। बिजनेस पर्पस से ही आए थे। बिजनेस करते करते भैया हमारे देश पे इन्होंने हुकूमत जमानी स्टार्ट कर दी, एरिया कैप्चर स्टार्ट करना शुरू कर दिया। 1757 में इन्होंने एक बहुत बड़ी लड़ाई बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ लड़ी। बंगाल में कौन सी जगह थी वो? प्लासी। प्लासी आज भी है, ठीक है। यहां पर इन्होंने इनको हरा दिया, अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हरा दिया और डंका बजा दिया कि अब हम इंडिया पर राज करते हैं। तो अंग्रेजों का राज बेसिकली ऑफिशियल लेवल पे मान के चलो 1757 से स्टार्ट हुआ। और बड़े लेवल की बात करोगे तो 1757 से 1947 तक अंग्रेजों ने राज किया। तो ओवरऑल आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, ये 190 साल हो गए अंग्रेजों के राज के। जब कोई कंट्री किसी देश पर राज करती है तो राज करने वाली कंट्री को रूलर कंट्री बोलते हैं। और ये कौन सी थी? ये था ब्रिटेन, ठीक है जी। अब ब्रिटेन ने राज किया इंडिया पे। दोस्तों, जिस देश पे राज किया जाता है उसको कॉलोनी बोलते हैं। और जो एक रूलर कंट्री और कॉलोनी के बीच का रिश्ता होता है, इस रिलेशनशिप को बोलते हैं कॉलोनियलिज्म। तो बेसिकली कॉलोनियलिज्म इज अ रिलेशनशिप बिटवीन रूलर कंट्री एंड द कॉलोनी कंट्री, दैट्स इट। तो तुम कौन सी कॉलोनी में रहते हो, वो कॉलोनी वर्ड ही अंग्रेजों ने दिया हुआ है, समझ रहे हो। चलो जी, इनकी राज की कहानी यहां शुरू हो गई। लेकिन एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहेंगे कि अंग्रेजों के आने से पहले हमारे प्यारे देश भारत के हालात कैसे थे वो आपको जानने होंगे। और यह भी जानना होगा कि जैसे अंग्रेजों ने अपनी कुछ कुछ पॉलिसी बना के इंडिया पर राज किया और इंडिया को ऐसे ऐसे आगे बढ़ाया। एक छोटा सा जिक्र मॉड्यूल के अंदर, बॉक्स के अंदर कौटिल्या यानी चाणक्य के द्वारा लिखी गई किताब का भी किया हुआ है। उन्होंने बहुत बड़ी पॉलिसी मेकिंग बुक लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र को इंग्लिश में
इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ये कैसे पॉलिटिक्स करनी है, कैसे इकोनॉमी चलानी है, कैसे मिलिट्री चलानी है, कैसे स्ट्रैटेजीज बनानी है, हर एक के ऊपर क्या क्या दिमाग चलाना होता है, उस बुक के अंदर लिखा था। बस बहुत छोटी सी ग्लिम्स है, झलक है जो आपको बतानी थी। ठीक है जी, वो तो मौर्यन एम्पायर की बात है, बहुत पहले चले गए हम। ठीक है, उधर की भी बात मत करो। अब सीधी बात सुनो टारगेट पे। अंग्रेजों के आने से पहले हमारे प्यारे देश भारत के क्या हाल थे? ये वर्ड लिखा है एडवेंट। एडवेंट का मतलब होता है एंट्री। अंग्रेजों की एंट्री से पहले, ब्रिटिशर की एंट्री से पहले हमारा इंडिया कैसा था भाई? एक तो सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी था, मतलब ऐसी इकोनॉमी जो किसी दूसरे देश के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, मतलब सेल्फ डिपेंडेंट इकोनॉमी थी इंडिया। आज के टाइम में जैसे हमें बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करानी पड़ती है ना विदेशों से और कंट्री से, पहले कुछ इंपोर्ट कराना नहीं पड़ता था, बल्कि हम बहुत कुछ विदेशों को एक्सपोर्ट करते थे। हम फेमस थे भाई। इंडिया वॉज वेरी फेमस फॉर हैंडीक्राफ्ट्स। इंडिया अपने हाथ से बनी हुई चीजों के लिए, जिसको हैंडीक्राफ्ट या हैंडलूम्स बोलते हैं, उसमें क्या आता है? प्रेशियस स्टोन्स आते हैं। किसी के हाथ में तुमने अंगूठी देख ली होगी, नीले रंग का पत्थर, लाल रंग का पत्थर, हरे रंग का पत्थर अंगूठी के अंदर होता है, वो प्रेशियस स्टोन्स होते हैं, नीलमणि, सफायर वगैरह। वो इंडिया में बहुत कैडे लेवल के बनते थे। इंडिया पूरे वर्ल्ड में इस चीज के लिए फेमस था। और बताऊं, जो बड़े बड़े योद्धा होते थे, दूसरे दूसरे देशों के राजा होते थे, आप बात कर लो सिकंदर की, अलेक्जेंडर की, ये बड़े बड़े राजा ही पता क्या बोलते थे? यार इंडियन मेड ड्रेस चाहिए मुझे। जैसे आज के टाइम में तुम सोचते हो ना लुई विटोन, अरमानी, गुची फेमस है, अरे उस टाइम फेमस था इंडियन हैंडलूम्स। इंडिया के हाथ से जो डिजाइन हुआ है, मतलब इंडिया के लोगों ने जो अपने हाथ से कारीगरी करी है, वो पूरे वर्ल्ड में फेमस होती थी और दुनिया तरसती थी इंडिया के बने हुए कपड़े पहनने को। समझ रहे हो? तो इंडिया वॉज वेरी फेमस फॉर हैंडीक्राफ्ट। उसमें कॉटन का कपड़ा भी आ सकता है, सिल्क भी आ सकता है, मेटल भी आ सकते हैं। ऐसे कपड़ों में मेटल भी होते थे, मेटल की अलग एक अलग जगह भी होती थी। मेटल की अंगूठी बनती है, गोल्ड सिल्वर हो गए, मेटल और भी तरीके की कारीगरी मेटल पे भी दिखा देते थे। जैसे आजकल तुम चले जाओगे कोई घड़ा खरीदने, एंटीक शॉप पे चले जाओगे, वहां तुम्हें अलग अलग तरीके की हाथों से करी गई कारीगरी दिखाई जाती है। तो वो उस चीज के लिए इंडिया बहुत फेमस है, राइट? और इंडिया सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट था। तो एग्रीकल्चर वॉज द मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड। जिंदा रहने का सबसे बड़ा सोर्स उस टाइम एग्रीकल्चर ही था। हाँ, एग्रीकल्चर से सबसे मेन सोर्स। और इंडिया फेमस था किस चीज के लिए? हैंडीक्राफ्ट के लिए। दोनों बातें, पूरे वर्ल्ड को भाई इंडिया का हैंडीक्राफ्ट बहुत पसंद था। ये तो अंग्रेजों के आने से पहले की बात है। अब मैंने बताया कि आपको चैप्टर पढ़ना है, उसके ऐसे टुकड़े करने हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वाले आजादी से पहले। आजादी से पहले मतलब 1757 से लेकर 1947, यहां से लेकर यहां तक, इस टाइम की बात कर लेते हैं। ठीक है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। आपको बता दूंगा, आपने सुना होगा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी की पॉलिसी भी पढ़नी है आपको। यहां पर नीति आयोग भी पढ़ना है, वो एंड में पढ़ना है। लेकिन अभी क्या है, स्टार्टिंग से चलो। तो बोल रहा भाई 1850 से अगर 1947 आजादी तक की बात कर लूं, तो एक पुराने हिस्टोरिकल हिंट दे दूं। मॉड्यूल ने ऐसे बोला है, मतलब यहां कुछ और लिख दिया, लेकिन बात बहुत पुरानी कर दी। मॉड्यूल कहता है भैया 17वीं शताब्दी तक, पहली से लेकर 7वीं शताब्दी तक, जिसको सेंचुरी बोलते हैं, पहली से लेकर 17वीं शताब्दी तक इंडिया दुनिया की लार्जेस्ट इकोनॉमी थी। आज के टाइम में कहते हैं अमेरिका सबसे बड़ी इकोनॉमी है। अबे 17वीं शताब्दी, लगभग 1700 सालों तक इंडिया वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी रही है। इंडिया को सोने की चिड़िया ऐसे ही नहीं कहते थे, समझ रहे हो? इंडिया कंट्रोल करता था 1/3 से लेकर 1/4 पूरे वर्ल्ड की वेल्थ। यानी अरे 1/3 का मतलब कितना होता है? 1/3 का मतलब होता है 33% लगभग। 1/4 का मतलब होता है 25%। यानी अगर मैं बोलूं तो 25 से 30% मान लो, 25 से 33% के बीच में पूरी दुनिया में जितनी भी प्रॉपर्टी है, वेल्थ है, हीरे जवाहरात, वो इंडिया ही कंट्रोल करता था। ये कुछ डेटा लिखा हुआ है जो आपको जानना है, ठीक है? इंडिया में सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस होते थे, ऐसे गांव होते थे जिसके अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है उससे पूरा गांव फल फूल जाए। यानी एक गांव के अंदर व्हीट, राइस, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उससे उस पूरे गांव के लोगों का पेट भर जाए, सेल्फ सफिशिएंट होते थे, ठीक है? और सिटीज, शहर पहले भी होते थे। शहर ऐसे इलाके होते थे जहां पर लोग माल खरीदने, बेचने, ट्रेड करने जाते थे। तो ये कॉमर्स, पिलग्रिमेज और एडमिनिस्ट्रेशन के सेंटर होते थे। और सिटीज पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया जाता था, इकोनॉमिक एक्टिविटीज यहां पर ज्यादा होती थी। आपको जो बातें बता रहा हूं वो इसका पूरा क्रक्स बता रहा हूं मैं। फिर आप देखोगे दोस्तों, गांव के अंदर एक खास बात थी, यहां पर सिंपल डिवीजन ऑफ लेबर था। इस बात को तुम जान के बहुत खुश होगे कि तुम्हें एक ऐसा
कॉन्सेप्ट जानने को मिला। देखो जी, डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है? डिवीजन ऑफ लेबर मतलब लेबर को तुम डिवाइड करो, किसमें? उस काम में जो काम उसको करना आता है ना। तो इसको आज के टाइम में बोलते हैं स्पेशलाइजेशन। 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज में फेयोल का प्रिंसिपल होता था, ठीक है। जिसको जो काम आता है उसको वो काम दे दो, तो वो बंदा स्पेशलाइज वर्क उसको मिल गया, और इसी बात को डिवीजन ऑफ लेबर बोलते थे। लेबर को इस हिसाब से डिवाइड करो कि जिसको गाड़ी चलानी आती है आप उसको गाड़ी चलाने का काम दो ना, आप उसको मशीन चलाने का काम क्यों दे रहे हो, है ना। तो जो जिस काम में माहिर है उसको वो वाला काम दे दो। लेकिन दोस्तों पहले के जमाने में ये डिवीजन बहुत सिंपल हुआ करता था, आज के जमाने में ये कॉम्प्लेक्स हो गया। कॉम्प्लेक्स मतलब थोड़ा डिफिकल्ट है, और यही सही है। मतलब क्या कह रहे हो सर? देखो जी, आज के टाइम में क्या होता है, आज के टाइम में मान लो एक कंपनी के अंदर 4 डिपार्टमेंट है, नॉर्मल मान लेते हैं, कोई भी कंपनी रन हो रही है। एक कंपनी के अंदर मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, और डिपार्टमेंट है ह्यूमन रिसोर्स का। आप सीए बन गए तो आपको कहां डालेंगे भाई? फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाओगे आप, आपको जो काम आता है आप वो संभालोगे ना, आपको प्रोडक्शन करने थोड़ी बिठा देंगे। तो आपको जो काम आता है आपको वो काम दे दिया। ये सब मिलकर एक चीज के पीछे पड़े हैं, यानी ये सब मिलकर कंपनी का जो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है उसकी तरक्की के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए है। यानी मान लो पेप्सी अपनी कोल्ड ड्रिंक बना रही है, तो पेप्सी कंपनी के अंदर ये 4 डिपार्टमेंट होंगे ना कम से कम। तो ये चारों डिपार्टमेंट में जिसको जो काम आता है वो उस काम के अंदर डिवाइडेड है, डिवीजन हो रखी है उसकी। आज ऐसा होता है, पहले ऐसा होता था, मान लो एक कंपनी 2 प्रोडक्ट बना रही है, मान लो एक तो बना रही है पेप्सी वाली कोल्ड ड्रिंक, एक बना रही है चिप्स। एक कंपनी 2 प्रोडक्ट बना रही है, तो पहले होता था एक बंदे को पेप्सी बनाने का सारा काम दे दिया, दूसरे बंदे को चिप्स बनाने का सारा काम दे दिया। ये बहुत सिंपल डिवीजन ऑफ लेबर है, लेकिन ये गलत है। पेप्सी बनाने का सारा काम अगर एक ही बंदे को दे दोगे तो पेप्सी के अंदर मार्केटिंग, प्रोडक्शन, फाइनेंस कौन देखेगा? यही अकेला। एक अकेला बंदा इतने सारे कामों में स्पेशलाइज नहीं हो सकता भाई, तो थोड़ा स्लो हो जाएगा। और अगर एक बंदे को चिप्स बनाने का काम दे दोगे तो चिप्स के अंदर ये मार्केटिंग, प्रोडक्शन, फाइनेंस और ह्यूमन रिसोर्स कौन देखेगा? ये सारे काम ये अकेला देख रहा है। आज के टाइम में ऐसा नहीं होता। पहले थोड़ा शॉर्ट रहते थे ना, अबे जा ये तू बना ले, ये तू बना ले, जैसे बनाना है वैसे बना ले, कोई दिक्कत नहीं, मार्केटिंग फाइनेंस सब तू देख ले। पहले ऐसा होता था ना, अब नहीं होता ऐसा। अब भाई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्पेशलाइजेशन है, यही वाला सही है। लेकिन ठीक है जी, कोई बात नहीं। बात कर रहे हैं हम 1850 से लेके 1947 तक हमारे प्यारे देश भारत के क्या हालात थे, कुछ मेन बातें कर रहे हैं। एक लास्ट पॉइंट और आपको पढ़ना है यहां पर, ठीक है, कि एग्रीकल्चर ही सबसे ज्यादा डोमिनेंट ऑक्यूपेशन था, काम धंधे में सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर ही था। इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया में सारे बंदे एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे। अरे बहुत कैडे कैडे लेवल के क्राफ्टमैन थे, बड़े अच्छे अच्छे कलाकार भी इंडिया में थे। तो लिखा है बट देयर वर हाईली स्किल्ड आर्टिसन। आर्टिसन का मतलब होता है कलाकार। कुछ कलाकार बहुत ज्यादा स्किल्ड वाले भी थे। क्राफ्टमैन प्रोड्यूसिंग सुपीरियर क्वालिटी मैन्युफैक्चरर्स, यानी कुछ ऐसे भी थे जो बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बना देंगे, चाहे हाथ से बने हुए, चाहे कपड़ों के हो, जिनकी ग्लोबल मार्केट में, आज के टाइम में बोलते हैं इंटरनेशनल मार्केट में पहचान बने। तो ग्लोबल मार्केट में अपनी पहचान बनाने वाले लोग भी थे। ऐसे ही नहीं इंडियन प्रोडक्ट को बहुत फेमस माना जाता था। हाँ, लेकिन वो टाइम आएगा, आएगा यार, जरूर आएगा। अब देखो अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने भैया ईस्ट इंडिया कंपनी बना दी। तो इसकी थोड़ी सी एक बैकअप देख लो, क्या बताना चाहता हूं। 1757 से लेकर 1858 तक अंग्रेजों ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी उसका राज चलता रहा। भैया एक कंपनी राज कर रही थी, समझ रहे हो। ईस्ट इंडिया कंपनी तो वैसे बहुत सारी कंट्रीज ने बनाई है, लेकिन जो ये इंग्लैंड वालों की थी ना, ब्रिटेन वालों की थी, उन्होंने जो कंपनी बनाई उसका राज चलता रहा। अब क्वेश्चन ये उठता है फिर क्या हुआ बाबा। 1857 में तुमने सुना है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, वो हथियारों के अंदर गाय और भैंस और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल। अरे 1857 का विद्रोह, 1857 का रेवोल्यूशन हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी को खदेड़ दिया था उन्होंने। यहां से 1857 के बाद से, यानी 1858 ले लिया मॉड्यूल में ईयर, यहां से ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया था इंडिया में। अब प्रॉपर अंग्रेज आए थे, प्रॉपर अंग्रेजों की गवर्नमेंट,
जिसे बोलते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट। पहले तो कुछ लोग धंधा कर रहे थे, उन्होंने इंडिया को कैप्चर कर लिया था, फिर अंग्रेजों की सरकार ही आ गई, जो ब्रिटेन में सरकार चल रही है वो इंडिया में आ गई और वो इंडिया में अपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट बन गई। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने राज किया 1858 से 1947। तो आपसे कोई पूछे ब्रिटिशर्स ने कितना राज किया, तो ये भी ब्रिटिशर्स थे, ये भी ब्रिटिशर्स थे, इतना जान लो। अब क्वेश्चन ये उठता है भाई ये 1700 मतलब 17th सेंचुरी के बाद ही, मतलब 1700 से जब ऊपर सन लग जाते हैं 1701 1702 तो उसको 18th सेंचुरी बोलते हैं। तो मतलब इसी टाइम में अंग्रेज क्यों आए यार, ये और 500 साल पहले क्यों नहीं आए, या और 200-300 साल बाद में क्यों नहीं आए? अब आके दिखाओ, ऐसी कम तैसी आ जाएंगे क्या भी अंग्रेज, धो देंगे। तुम्हें पता नहीं क्या इंडिया अब किस लेवल पे है, जीडीपी के मामले में भी इनको पीछे कर दिया, ये 4-5 कंट्री मिलकर इंडिया का मुकाबला नहीं कर पाई। अब आओ जरा धे चाटे लंका ना लगा दे इंडियंस, तुम्हें ही पता है ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब इनकी वो औकात नहीं है, लेकिन फिर भी ये 1757 के टाइम पर ही, इस टाइम पर ही क्यों ये राज कर रहे थे इंडिया पे, इससे पहले क्यों नहीं, इसके बाद क्यों नहीं? क्योंकि दोस्तों इंग्लैंड की कहानी है ये, इंग्लैंड के ही मेन बंदे थे। इंग्लैंड में 1700 के बाद से चल रहा था एक मैसिव लेवल का इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है राजे? इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है यहां पर इंडस्ट्रीज लगातार सेट हो रही थी, दे दनादन इंडस्ट्री पे इंडस्ट्री सेटअप हो रही थी, सरकार यहां पे इंडस्ट्री बनवाई जा रही थी। इंडस्ट्री मतलब फैक्ट्रीज बन रही थी यहां पर। अब फैक्ट्री है तो फैक्ट्रीज में इनके पास मशीन थी, मशीन तो लग गई, मशीन में कुछ ना कुछ सामान बनाएंगे, गुड्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए होगा, ये कहां से लाएंगे? तो अंग्रेजों का मेन पर्पस यही था। इंडिया में नहीं, इंडिया जैसे बहुत सारे देश थे, चाइना में भी था ये अंग्रेजों का राज, ठीक है। तो अंग्रेज यहां पर आए क्यों? अंग्रेजों का मेन पर्पस था कि इंडिया से रॉ मटेरियल ले जाएं, इंडिया से रॉ मटेरियल ले जाएं। कहां से? ये लिख देता हूं, इंडिया से रॉ मटेरियल कहां जाएंगे? ब्रिटेन जाएंगे, इंग्लैंड मान लो। तो इंडिया को ये बनाना चाहते थे रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर। मान लो इंडिया से रुई चली गई, रुई मतलब कॉटन चली गई, हाँ ब्रिटेन चली गई, यहां लगी हुई है फैक्ट्री लगी हुई है, ये फैक्ट्री में कॉटन की बना देंगे शर्ट, और शर्ट वापस इंडिया को दे देंगे, समझ रहे हो? तो इंडिया को ये एक्सपोर्टर बनाना चाहते थे रॉ मटेरियल का, और इंपोर्टर बनाना चाहते थे फिनिश्ड आइटम का। फिनिश्ड आइटम मतलब फाइनल गुड। रॉ मटेरियल इंडिया से इंग्लैंड में जाएगा, इंग्लैंड से वो प्रोसेस होके फाइनल प्रोडक्ट बनके इंडिया में आ जाएगा। तो अंग्रेजों को क्या फायदा होगा भाई साहब? जहां पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही होगी ना, उसी देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इसी देश के लोगों की इनकम जनरेट होगी, तो यहीं पर ही फैसिलिटीज ज्यादा होंगी। तो ये सब किया इन्होंने। इंडिया में जो हाथ से बनता था सामान, भाई इंडिया में हाथ से सामान बनता था, हैंडीक्राफ्ट बहुत फेमस था। इन चलाकों ने क्या किया, इंडिया का माल जो विदेशों में जाता था उस पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाना स्टार्ट कर दिया। टैरिफ लगाने से इंडिया का हाथ से बना हुआ सामान हो गया एक्सपेंसिव हो गया, तो इसकी मार्केट धीरे धीरे खत्म करनी शुरू कर दी। और क्या किया इन चलाक लोगों ने भाई साहब, जो विदेशों से इंडिया में मशीन से बना हुआ सामान आता था, मशीन मेड प्रोडक्ट, वो थोड़ा देखने में स्टाइलिश होता था, फैशनेबल होता था। अब दादी नानी की बनाई हुई स्वेटर कहां पहनते हो तुम? अगर तुम्हें बोल दूं कि ज़ारा की जैकेट पहननी है तो तुम्हें वो ज्यादा पसंद आएगी, खुद ही सोच लो। थोड़ा फैशनेबल होता था, तो मशीन मेड प्रोडक्ट की डिमांड इंडिया में बढ़ने लगी, ठीक है ना। हाथ की जगह मशीन वाले सामान युवाओं को, यंगस्टर्स को पसंद आने लगे, तो भैया उसकी ही डिमांड बढ़ने लगी। तो एक स्टोरी चल रही है, आप देख पाओगे। हाँ जी, जब अंग्रेज आए तो ब्रिटिश रूल को डिवाइड किया जा सकता है 2 पीरियड्स में। अंग्रेजों का रूल 2 पीरियड में, एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी का 1757 से 1858, एक ब्रिटिश गवर्नमेंट आ गई इंडिया में 1858 से 1947। जो ब्रिटिश का कॉलोनियलिज्म था, मतलब जो ब्रिटिश का रूल चल रहा था इंडिया में, ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण हुआ। उस देश में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था। कहां पर? इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, बहुत सारी इंडस्ट्री सेट हो रही थी, तो उनको चाहिए था रॉ मटेरियल। उनकी पॉलिसी ऐसी थी कि वो, ब्रिटिश की पॉलिसी थी जो बहुत ज्यादा टैरिफ इंपोज करेगी इंडिया के एक्सपोर्ट्स पे। किस चीज पे भाई? अंग्रेजों ने, शानों ने क्या करा, अंग्रेजों ने बोला इंडिया अगर एक्सपोर्ट करेगा
तो एक्सपोर्ट दो चीजें होती हैं, एक होता है रॉ मटेरियल, एक होता है फिनिश्ड गुड। कहता है रॉ मटेरियल पे तो टैरिफ कम कर देंगे, जहां मोजले, मतलब रॉ मटेरियल सस्ता हो गया, अब इंग्लैंड इसको परचेज कर लेगा। फिनिश्ड गुड इंडिया की जो थी उस पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगा दिया, इस पे भी टैरिफ लगा दिया। इंडिया से जो बाहर सामान जा रहा है उस पर टैरिफ बहुत ज्यादा है, राजे टैरिफ बहुत ज्यादा है, तो इंडिया का सामान कौन खरीदेगा? है? तो इंडिया से फिनिश्ड गुड की मार्केट को ही खत्म करना स्टार्ट कर दिया इन्होंने, रॉ मटेरियल वगैरह की मार्केट तक ही इंडिया को लिमिटाइज कर दिया, समझे? तो लिखा था फिनिश्ड गुड के ऊपर जो टैरिफ था वो बहुत ज्यादा कर दिया, और जो इंपोर्ट यानी वाइल कीपिंग लोअर टैरिफ ऑन इंपोर्ट मेकिंग इंडियन प्रोडक्ट लेस कंपेटिटिव। कहता है इंडिया से माल बाहर जाएगा, दोबारा मैं एक्सप्लेन करता हूं, देखो जी, लेट मी एक्सप्लेन यू वंस मोर ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। भाई ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। दिस इज इंडिया, दिस इज इंग्लैंड, समझना जरा। इंडिया से यहां पर एक्सपोर्ट होगा, इंडिया यहां पर एक्सपोर्ट करेगा किस चीज को? दो चीजों को, रॉ मटेरियल भी हो सकता है और फिनिश्ड गुड भी हो सकता है। अंग्रेजों ने क्या किया? फिनिश्ड गुड पे टैरिफ बढ़ा दिया ताकि इंडिया फिनिश्ड गुड को ना बना पाए अपने देश में। क्यों? बिकेगा नहीं तो क्यों बनाएगा, या कम बनाएगा। और रॉ मटेरियल पे टैरिफ कम कर दिया ताकि अंग्रेजों, भाई अंग्रेजों का राज चल रहा था, ताकि रॉ मटेरियल इंग्लैंड के पास पहुंच जाए, वो फैक्ट्री में क्या बनाएगा? फिनिश्ड गुड। तो अंग्रेज सिर्फ फिनिश्ड गुड इंडिया में बनाते थे, मतलब इंग्लैंड में बनाते थे और इंडिया को ऐसे ऐसे करके बेचते थे। तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और कंपैरेटिवली जितना ज्यादा टैरिफ यहां था उससे कम टैरिफ यहां पर रखा उन्होंने, टैरिफ था इस पे भी लेकिन कम टैरिफ रखा ताकि बनी बनाई चीजें अंग्रेजों की बहुत ज्यादा बिकने लगे इंडिया पे। हाँ मैंने लेकिन तुम्हें यह पढ़ाया था, तुम्हें ध्यान होगा। आगे बढ़ते हैं, हाँ ये बता दिया मैंने आपको, चलो जी आगे बढ़ते हैं। कहता है फिर ऐसे करके धीरे धीरे इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दी, खराब कर दी भाई। और जो डोमेस्टिक कंज्यूमर, जो हमारे देश के कंज्यूमर थे, उनको भी पसंद आने लगे फॉरेन गुड्स, वेस्टर्न कल्चर, तितलियां पसंद आने लगी। तुम्हें पता है ना, जो अंग्रेजों का बना हुआ माल है वो पसंद आने लगा भैया, ठीक है। तो यहां से इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था वो बर्बाद होने लग गया। जो इंडिया में अगर कुछ बन भी रहा था, जो मैन्युफैक्चरिंग कुछ चीजों की हो भी रही थी, तो वो खराब होने लगी क्योंकि उसकी डिमांड नहीं थी। तो अंग्रेजों ने जो डैमेज किया इंडिया के स्ट्रक्चर को, डैमेज करने के कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हैं, कुछ रिजल्ट है। अंग्रेजों ने इंडिया का हैंडीक्राफ्ट डैमेज कर दिया, है ना, इंडिया की बहुत सारी चीजों को खराब किया, तो उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज है। कॉन्सिक्वेंसेज क्या हुए देखो, वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट हो गई इंडिया में, बहुत ज्यादा बेरोजगारी हो गई क्योंकि इंडिया की हैंडीक्राफ्ट और जो दूसरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चल रही थी अंग्रेजों ने उनको खत्म कर दिया, वहां से लोग फिर बेरोजगार हो गए। हाँ, फिर लैंड पे प्रेशर बढ़ गया, ये लोग जो बेरोजगार हुए थे ना, ये अब एग्रीकल्चर में घुसने लगे, तो लैंड पे प्रेशर बढ़ गया। तो अंग्रेजों ने हमारी लैंड को सब डिवीजन कर दिया। सब डिवीजन, मॉड्यूल में वर्ड लिखा हुआ फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है तोड़ना, स्कैटर करना, अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया, बहुत सारे बंदे हो गए, अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया। और क्या रिजल्ट रहा? जो इंपोर्टेड गुड्स आ रही थी अंग्रेजों की मशीन से बनी हुई, तो इंडिया के लोगों का दिल इनकी तरफ लगने लगा और इंडिया के लोगों ने भी एक शिफ्ट दिखाई, डोमेस्टिक गुड्स की जगह वो फॉरेन गुड्स को परचेज करने लगे। तो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज का सर्वाइव करना भी बड़ा मुश्किल काम हो गया। और अंग्रेजों ने हमारे देश में एक जमींदारी सिस्टम लागू कर दिया। जमींदारी सिस्टम क्या था भाई? अंग्रेजों ने हमारे देश पे राज कर रखा था, सबको पता है, राज कर रखा था। तो वो फार्मर से लगान वसूलते थे, लगान को बोलते हैं टैक्स। तो लगान वसूलने के लिए इन्होंने अपना एक एजेंट बनाया जिसको जमींदार बोलते थे। ये जमींदार को बोलते थे जा तू टैक्स ले लोगों से, तो जमींदार फिर लोगों से टैक्स लेता था, ठीक है। और भी क्या बात थी, मान लो यार दो जमींदार हैं, एक गांव के अंदर दो कैंडिडेट है, जैसे आजकल इलेक्शन नहीं होते, पहले जमींदार ऐसे कहते थे, ये कहता था भाई मैं लोगों से तेरे को 50% टैक्स लेके दूंगा, ये कहता है मैं तेरे को 60% टैक्स लेके दूंगा, तो अंग्रेज बोलते थे जा तू जमींदार है। फिर देख रहे हो, मतलब जो अपने लोगों पर जितना ज्यादा जुल्म करने के लिए तैयार हो, अंग्रेज उसको जमींदार बना देते थे। इससे कोई पंगा लेता था तो अंग्रेजों की फोर्स होती थी बम गोला बारूद के साथ तैयार, तो इसलिए अंग्रेज थोड़े ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी थे।
और दोस्तों लैंड टेन्योर प्रेशर, लैंड टेन्योर का प्रेशर सुनो कि अब लोग जमीन पर एग्रीकल्चर के वर्क में ज्यादा इन्वॉल्व हो गए तो यहां पर टेनेंसी की डिमांड ज्यादा हो गई। मतलब देखो, जितनी लैंड है उससे ज्यादा पॉपुलेशन है, यानी जितनी उपजाऊ लैंड है उससे ज्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है। और जो जमींदार थे वो कहते हैं हम मालिक हैं इसके जमीन के, तो दूसरे फार्मर्स को वो कहते थे तू यहां पर किराएदार बन के मेरी लैंड को यूज कर ले। तो जबरदस्ती लोगों से लैंड भी हथियाई और लोगों को बोला किराएदार, किराएदार को बोलते टेनेंसी। तो लोग भाई पेट तो पालना है, पापी पेट का सवाल है, वो किराए पर जमीन लेंगे और फिर खेती करेंगे तो उससे एक्सेसिव रेंट चार्ज करेंगे। ये जमींदार एक्सट्रैक्ट करते थे जितना हो सके उतना ज्यादा रेंट। और एग्रीकल्चर में दोस्तों आया फिर बड़े लेवल का क्राइसिस क्यों आया? एक तो एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म था। ये क्या होता है? देखो, लैंडलॉर्डिज्म का मतलब होता है मालिकाना हक, तुम मालिक हो, ओनरशिप राइट है। और लैंडलॉर्डिज्म इसको बोलते हैं जब किसी के पास ओनरशिप राइट होते हैं तो वो अपनी लैंड की इंप्रूवमेंट भी करता है। लेकिन एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म का मतलब होता है कि आप नाम के मालिक हो, आप एब्सेंट हो उसकी इंप्रूवमेंट कराने के लिए। तुम्हें मतलब नहीं है लैंड अच्छी है, बुरी है, उपजाऊ है या बेकार हो रही है, आपको सिर्फ रेंट लेना है। यहां पर लोग रेंट में ज्यादा इंटरेस्टेड थे, लोगों को कर्जे में डुबाने में इंटरेस्टेड थे, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा उनसे रेंट लेने के चक्कर में थे। तो भैया इससे कुल मिला के इंडियन का जो एग्रीकल्चर था वो वर्चुअली कोलैप्स होने लगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे दोस्तों जिससे तुम्हें पता लगता है कि अंग्रेजों ने जो डैमेज किया था उससे इंडिया कैसे अफेक्ट हो गया। लेकिन अब आप देखोगे थोड़े से और फैक्ट्स। देखो, जब मैं बात करूं मिड 19th सेंचुरी की, ठीक है, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा फैक्ट्री बेस्ड प्रोडक्शन डिड नॉट एग्जिस्ट इन इंडिया बिफोर 1850। 1850 से पहले इंडिया में फैक्ट्री बेस्ड प्रोडक्शन होता ही नहीं था। लेकिन मॉडर्न इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज स्टार्ट होने लगे कब? 19वीं सदी के बीच में। मतलब कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज, मशीन वाली इंडस्ट्रीज अंग्रेजों ने थोड़ी थोड़ी स्टार्ट इंडिया में करवाने लगी। एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो कॉटन मिलिंग इंडस्ट्री, मिलिंग का मतलब होता है मील को तुम फैक्ट्री बोल लो, कॉटन यानी रुई वाली फैक्ट्री। बहुत सारी इंडस्ट्रीज इंडिया में बहुत धीरे धीरे स्टीडली एक्सपैंड होने लगी। और आपको एक बात बताऊं, इस कॉटन की इंडस्ट्री ने इंटरनेशनल लेवल पे बहुत हाई लेवल का कंपटीशन किया। और 1930 के दशक में जब अमेरिका में चल रहा था ग्रेट डिप्रेशन, तब इंडिया की 5वें नंबर की रैंक थी। कैसे? यह इन्होंने 9 मिलियन स्पिंडल्स बनाए थे। कॉटन के स्पिंडल, जैसे वो चरखी नहीं होती पतंग उड़ाने की, उसके ऊपर धागा लपेटते हैं, ऐसे ही स्पिंडल होते हैं। स्पिंडल की फोटो दिखा दूं, ये स्पिंडल है, इसके ऊपर धागा लिपटा हुआ है, धागे को कॉटन बोल दो, कॉटन से बना हुआ धागा है। तो 9 मिलियन स्पिंडल्स इंडिया के अंदर बनाए गए थे। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट दिखाती है ये। फिर दोस्तों जूट मिल्स मेनली सिचुएटेड अराउंड कोलकाता के आसपास बहुत सारी जूट मिल्स थी, ठीक है। रेस्पॉन्डिंग टू अ ग्लोबल डिमांड, हमारे देश में से जूट की भी बहुत ग्लोबल डिमांड आने लगी। जूट क्या होता है? वो बोरी बनाने के लिए जो चाहिए होता है ना, रस्सी बनाने के लिए जो चाहिए होता है, नारियल की खाल के जैसा जो होता है, जिसे रस्सी बोरी वगैरह बनती है, वो चीज, ठीक है। और लेट 19th सेंचुरी में आपको याद रखना होगा इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया। किसका? जूट का, ओके। और अदर इंडस्ट्रीज जैसे कि ब्रूइंग क्या होती है? ब्रूरी जानते हो ना, ये बियर की जो बनती है, अंग्रेजों के ये शौक भी थे। ब्रूइंग, पेपर मिलिंग और लेदर मेकिंग, या माचिस हो गई, या चावल की राइस मिल हो गई, ये डेवलप होनी स्टार्ट हुई धीरे धीरे। मतलब सब के सब 1850 के बाद हुए हैं। ध्यान रखना, 1850 तक कोई भी हमारे यहां पर ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं थी, सब धीरे धीरे डेवलप होने स्टार्ट हुए हैं। और अंग्रेजों ने कोई बड़ी चीज नहीं यहां पर एस्टैब्लिश करवाई। जो एक बड़ी चीज एस्टैब्लिश करवाई थी वो ये है, हैवी इंडस्ट्री लाइक द आयरन इंडस्ट्री। अंग्रेजों ने 1814 में अपने पैसों से, यानी ब्रिटिश मनी से, एक इंडस्ट्री यहां पर सेटअप की। रैंक्ड इंडिया 8th ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ आउटपुट बाय 1930। 1930 में ये आयरन की अगर बात करें तो 8वें नंबर पे पूरे वर्ल्ड में इससे प्रोडक्शन हो रहा था। लेकिन दोस्तों ये तो खराब हो गई थी अंग्रेजों की, बल्कि इंडिया में 1907 में टिस्को खुली, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको आज आप टाटा स्टील के नाम से जानते हो। वो बहुत बड़ी थी, लेकिन वो 1907 में खुली थी। चलो जी, ये भी देख लिया आपने, ये भी देख लिया। और एक छोटी सी चीज और देख लो, कुछ इंडिया की अचीवमेंट चल रही है। ये मतलब क्या पढ़ रहे हो, पढ़ क्या रहे हो आप एक्चुअली? सुनो, अंग्रेजों के राज में भी हमारे प्यारे देश भारत की कुछ अचीवमेंट थी, आप वो पढ़ रहे हो,
ठीक है। तो बोलता है सम इंडस्ट्रीज इन इंडिया रीचेड ग्लोबल स्टैंडर्ड्स बाय अर्ली 20th सेंचुरी। जब 20वीं सदी स्टार्ट हो रही थी, अर्ली लेवल था, तो कुछ चीजों ने, कुछ इंडस्ट्रीज ने ग्लोबल स्टैंडर्ड्स अचीव करने स्टार्ट कर दिए। आपको बताऊं, जब अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था 1930 के टाइम के आसपास की बात करूं, तो अगर वर्ल्ड की सारी इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज की बात करी जाए, जो जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट बनाती है, तो इंडिया पूरी दुनिया में 12वें नंबर की लार्जेस्ट कंट्री थी उस टाइम पर। मतलब 12वें नंबर की थी, तब भी बहुत हालात खराब थे यार, अच्छी बात नहीं थी, लिखा तो हुआ है इसके अंदर, ठीक है। और इंग्लिश प्रोड्यूसर्स ने जो प्रेशर डाला था इंडिया पे, जो अपने हिसाब से चीजों को प्रोड्यूस करवाया था, वो सारी की सारी पॉलिसीज डिस्करेज करती थी द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज दैट कुड कंपीट विद इंग्लिश प्रोड्यूसर्स। यानी अंग्रेजों ने जो पॉलिसी बनाई इंडिया के ऊपर, वो पॉलिसी ये बनाई कि इंडिया अंग्रेजों से कंपटीशन ना कर पाए। वो चीजें इंडिया में बने जो अंग्रेज बनाते ही नहीं है, तो कंपटीशन होगा ही नहीं। इंडियाज इंडस्ट्रियल ग्रोथ वाज इनसफिशिएंट टू ब्रिंग अबाउट जनरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो इतनी कम थी कि इंडिया ट्रांसफॉर्म ही नहीं कर पा रही थी, एक डेवलप्ड बनी नहीं पा रही थी। विद द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर शेयर इन द नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट रीचिंग टू 7% इन 1946। बहुत आसान बात लिखी है, 1946 वाले सन के अंदर इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर जो शेयर था, मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये फैक्ट्रीज होती हैं, इसके अंदर जो लोग काम करते हैं, वो जैसे आपको दिख रहा होगा कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई फैक्ट्री में मशीन चल रही है, मशीन चलाता है, वो बंदे इसके अंदर आते हैं। तो कहते हैं कि एक इकोनॉमी के अंदर 3 सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ये सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है। तो एक इकोनॉमी में मान लो आज के टाइम में इंडिया का जीडीपी $3.5 ट्रिलियन है, तो तब भी कुछ ना कुछ जीडीपी होगा, है ना। जीडीपी में से अगर तुम डेप्रिसिएशन लेस कर देते हो तो वो एनडीपी बन जाता है। तो जितना भी इंडिया का एनडीपी था उस टाइम पर, उसमें इस वाले सेक्टर का सिर्फ और सिर्फ 7% शेयर था। ज्यादा होना चाहिए, सिर्फ कितना था, 7% शेयर था। फैक्ट्री एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, फैक्ट्री में जो नौकरी करने वाले लोग थे, वो आप देख पाओगे सन 1900 में 0.4% थे टोटल पॉपुलेशन के, लेकिन अब देखोगे 1941 में 1.4% हो गए। यानी पहले से तो बढ़ गए, लेकिन ये भी बेकार हालात है। फैक्ट्री में काम करने वाले लोग टोटल पॉपुलेशन में 1.5% से कम लोग काम कर रहे हैं, वहां 0.5% से कम लोग काम कर रहे हैं दोस्तों, समझे बात को। तो कुल मिला के आपके मन से एक बात निकलनी चाहिए कि अंग्रेजों ने किया तो बहुत बुरा किया। देखो अभी तक हम इंडिया की वो वाली इकोनॉमिक हिस्ट्री पढ़ चुके हैं जो आजादी पहले की थी। अब आपको स्टार्ट करा रहा हूं वो वाली इंडियन इकोनॉमिक हिस्ट्री जो आजादी से स्टार्ट होगी। एक बात दोस्तों आपको बताऊं, जितना लेटेस्ट तुम पढ़ोगे उतना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो अब आजादी के टाइम से शुरू करते हैं। 1947 के बाद से अगर आपको बताऊं तो आपको यहां देखने को मिलेगा, देखो अगर पढ़ाई लिखाई की बात की जाए तो लिटरेसी रेट इंडिया का 18% था। मतलब 82% ऐसे लोग थे इंडिया में जो पढ़े लिखे नहीं थे, समझ रहे हो। अगर गांव के लोगों की हालात को देखो कि किस तरीके से वो जिंदा रह रहे थे, किस तरीके से वो जी रहे थे, तो वो हालात बहुत बदतर थे। और आपको पता चलेगा कि ईयर 1951 में जब कैलकुलेट किया गया तो 32 ईयर्स एवरेज बेसिस पर एक इंसान जिंदा रह सकता था। आज के टाइम में 69 से ज्यादा है, राइट। मतलब दिस इज कॉल्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, ठीक है। जब देश आजाद हुआ तो नेहरू जी और गांधी जी, इन दोनों की अप्रोच थी हमारे पास। मतलब गांधी जी कहते थे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पर, कॉटेज इंडस्ट्रीज पर, घर घर के उद्योगों पर ध्यान दो ताकि हर जगह एम्प्लॉयमेंट बढ़े और देश आगे बढ़े। एक अप्रोच नेहरू जी की थी, ये बड़े लेवल पर इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहते थे, फैक्ट्रीज चाहते थे, तो इनकी ग्रोथ अप्रोच अलग थी, इनकी ग्रोथ अप्रोच अलग थी। लेकिन नेहरू जी प्रधानमंत्री बने थे, आपको पता है, इनकी मानी गई, इनकी चली, इनके हिसाब से ग्रोथ का पाथ देखा गया। और इंडिया फिर आजादी के बाद बहुत मेजर प्रॉब्लम से सफर किया है। इंडिया को अगर पेट्रोल चाहिए होता था, मतलब पेट्रोल तो बनेगा क्रूड ऑयल से। क्रूड ऑयल जिस कंट्री से इंडिया मंगाती थी उस कंट्री में ऑयल शॉक्स हो गए थे, मतलब ऑयल की सप्लाई रुक गई थी उस कंट्री में कुछ बसूड़ी की वजह से, मतलब कुछ पंगे की वजह से। इंडिया में 2 बार तो मेजर लेवल का सूखा देखने को मिला है, 1966 और 67 में, ठीक है। बहुत बड़ा ड्राउट है, तो फूड ग्रेन्स की प्रॉब्लम हो गई। और दोस्तों हमने वॉर भी झेले हैं, 3 तो वॉर झेले हैं। 2 बार इन पाकि चोरों से लड़े हैं, चाइना से लड़े हैं। सन्नी देओल नहीं लड़ा, लेकिन वॉर की याद तो दिलाता है, ठीक है।
ओके, तो एक बार पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया को देख लेते हैं, आजादी के बाद का इंडिया 1947 से लेके 1991 तक। फिर 1991 के बाद का अलग से पढ़ेंगे, वो रिफॉर्म वाला इंडिया होगा, ठीक है। तो बोलते हैं भैया कि मेन पॉइंट आपको जो ध्यान रखने हैं, यहां से देखो 18% क्या था लिटरेसी रेट, 32 ईयर्स क्या था लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये बहुत कम है। नेहरू जी का मॉडल माना गया, नेहरू जी का मॉडल हिस्टोरिकल फैक्टर से इन्फ्लुएंस था। यह कहता था कि आजादी के बाद भैया हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस करना चाहिए। वो भी कैसा इंडस्ट्रियलाइजेशन, स्टेट लेड, स्टेट का मतलब होता है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया इंडस्ट्रियलाइजेशन पे हमें ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। इन्होंने एक सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक प्लानिंग सिस्टम बनाया। आपको अंदर की बात बताऊं तो पता ही होगी, प्लानिंग कमीशन बनाई जिसने 5-5 साल के प्लान बनाने शुरू किए, ठीक है। जो ये प्लानिंग करती थी उसके हिसाब से डेवलपमेंट की स्ट्रेटेजी डिसाइड की जाती थी और देश के अंदर डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया जाता था। तो स्टार्टिंग के अंदर अर्ली डेज ऑफ इंडिपेंडेंस मेजर फोकस हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन पे रहा, समझ रहे हो। यही हम सोचते थे फैक्ट्री ज्यादा से ज्यादा एस्टैब्लिश हो, लोगों को ज्यादा से ज्यादा नौकरी मिलेगी। तो नेहरू जी की जो डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी थी, इसका फोकस एकदम प्लान्ड मॉडर्नाइजेशन पे था। मतलब मॉडर्नाइजेशन, हम मॉडिफाई होंगे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से, ठीक है। तो भैया ये बहुत अलग ही सोचते थे। 1948 में इन्होंने इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई जिसका नाम था इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। इसके अंदर ये डिसाइड किया गया कि ज्यादातर चीजें सबके सब पब्लिक सेक्टर के कंट्रोल में होंगी, यानी गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगी। अगर जो भी काम धंधा प्राइवेट सेक्टर को प्रोवाइड किया जाएगा तो प्राइवेट सेक्टर का बंदा उस काम धंधे की फैक्ट्री तभी स्टैब्लिश कर सकता है जब उसको लाइसेंस दे सरकार। सरकार के लाइसेंस के बिना प्राइवेट सेक्टर कोई भी काम धंधा स्टैब्लिश नहीं कर पाता था। मेन काम धंधे सरकार ने अपने अंडर में कर लिए, अपनी खुद की मोनोपोली बना ली। कौन से काम धंधे थे? एटॉमिक एनर्जी थी, आर्म्स एंड एम्यूनिशन था, रेलवे था, कोई भी नई इन्वेस्टमेंट आए बेसिक इंडस्ट्रीज में तो ये सब सरकार देखेगी, ठीक है। तो भैया सब सरकार देखेगी, एक्सक्लूसिवली सरकार देखेगी। और अब देखो जरा, आपको मैं पहले ही बता चुका हूं 1950s में इंडिया के पास दो ऑप्शन थे, दो इकोनॉमिक फिलोसफीज थी। एक तो नेहरू जी की बात को मानो, नेहरू जी की बात क्या कहती थी कि हैवी इंडस्ट्री पे फोकस करो, या फिर गांधी जी की बात को मानो, ये कहते थे स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्रीज पे फोकस करो, ठीक है। तो फिर इन दोनों की अप्रोच देखो, गांधी जी की बहुत पहले की अप्रोच थी, गांधी जी पहले से बोलते आ रहे थे। तो यहां पर हमने क्या किया, अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी को, अब देखो 1948 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई थी, इसको अपडेट किया कब? 1956 में। और हमने इंडिया में जितने भी काम धंधे हैं उसको 3 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। पहले टुकड़े में यानी एक फेज में वो सभी इंडस्ट्री आएगी जो सरकार करेगी, दूसरे में वो सब आएंगी जो सरकार करेगी, सरकार के बस की नहीं हुआ तो प्राइवेट सेक्टर कर सकता है, तीसरे में सब अदर आ जाएंगी, छोटे मोटे चीजें आ जाएंगी, वो प्राइवेट सेक्टर कर सकता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर बिना लाइसेंस के कुछ नहीं कर सकता। तो लाइसेंस लेना ही एक बड़ी चुनौती हो जाती थी कि सरकार से लाइसेंस कौन लेगा यार, बहुत टाइम लगेगा, बहुत मेहनत लगेगी, ठीक है। बट अंटिल द लेट 1950s, 1950 का दशक खत्म होते होते इंडिया फॉलोड ओपन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इंडिया को थोड़ी सी लगा कि हाँ भाई थोड़ा सा इंटरनेशनल हो जाते हैं, तो हमने विदेशों से इन्वेस्टमेंट मंगानी शुरू करी। कोका कोला कंपनी तभी आई थी 1950s में, फिर वो बंद हो गई 1970s में, सरकार की खतरनाक पॉलिसीज आ गई, फिर सरकार की पॉलिसी आसान हो गई 1991 के बाद, फिर कोका कोला आ गई इंडिया में। तो ऐसा ही कुछ था, लेकिन सरकार यहां पर ओपन हुई थी। लेकिन दोस्तों हमारे देश में बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आ गया 1958 में। बैलेंस ऑफ पेमेंट बताया होगा आपको, एक ऐसा अकाउंट होता है देश का जिसके अंदर फॉरेन करेंसी का लेना और देना रिकॉर्ड करते हैं। क्राइसिस आ गया, इंडिया थोड़ी प्रॉब्लम में फंसने लगा, थोड़ी ट्रेड पॉलिसी इंडिया को टाइट करनी पड़ी। फिर इंडिया ने क्या किया, कॉम्प्रिहेंसिव इंपोर्ट कंट्रोल वर मेंटेन्ड अंटिल 1966। 1966 तक इंडिया ने विदेशों से माल जो खरीद रहे थे, इंपोर्ट करा रहे थे, उस पर कंट्रोल बहुत बड़े लेवल पे लगाना शुरू कर दिया। और दिखेगा आपको 1950 से 1980 के जो 3 डिकेड थे, यहां पर इंडिया की जीडीपी की एनुअल ग्रोथ रेट को हिंदू ग्रोथ रेट बोला गया, क्योंकि यह बोला जाता है कि 1950 से लेकर 1980 तक इंडिया ने बहुत स्लो ग्रो किया है। कितनी ग्रोथ रेट से? महज 3.5% की ग्रोथ रेट, इसको बोलते हैं हिंदू ग्रोथ रेट। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपसे पूछ सकता है, हिंदू ग्रोथ रेट के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। जो इनिशियल फोकस था इंडिया के डेवलपमेंट का, वो थोड़ा सा कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी के प्रोजेक्ट्स पे था। नेहरू जी के अनुसार, नेहरू जी कहते थे अपने देश में बांध बनाओ भाई, डैम बनाओ, पावर प्लांट लगाओ, हैवी इंडस्ट्री बनाओ, ठीक है। कंज्यूमर गुड्स पे थोड़ा फोकस कम था, इसकी वजह से बोलते हैं कि स्लो ग्रोथ हुई है, हिंदू ग्रोथ रेट की तरफ हमें आना पड़ा है। और दोस्तों
मिड 1960s में यानी 1960 के बीच में हमने एक मेजर शिफ्ट देखा इन द इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी मार्क्ड बाय इनएडिक्वेट प्रायोरिटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। 1960 के दशक में हमने देखा कि हमने एग्रीकल्चर को ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दी थी, इनएडिक्वेट प्रायोरिटी थी। तो कब सेकंड प्लान यानी पहला प्लान 5 ईयर प्लानिंग का बना 1951 से लेकर 1956, दूसरा प्लान बना 56 से लेकर 61। तो सेकंड 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर पे ध्यान नहीं दिया हमने, इंडस्ट्रियल पॉलिसी बना डाली, सरकार ने अपने आउटलेज कम कर दिए, मतलब एग्रीकल्चर के ऊपर खर्चे कम कर दिए, तो एग्रीकल्चर सेक्टर बर्बादी की तरफ जा रहा था। वो तो बाद की बात है कि वहां पर फिर ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया, ठीक है। और हमने देखा कि हम टेक्नोक्रेटिक एरिया पे यानी जहां से टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे हम बहुत कम खर्चा कर रहे थे। दिस इज द पॉइंट टू बी नोटेड। फिर 1966 से लेकर 67 2 सालों में हमारे देश की थोड़ी सी एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट जो थी वो नेगेटिव चली गई थी। क्यों चली गई थी दोस्तों? क्योंकि हमें थोड़ी सी फूड प्रॉब्लम ज्यादा हो गई थी। हमारे देश में 2 बार ड्राउट आ गए थे। तो अमेरिका वो था, यूएसए से हमारे देश में फूड ग्रेन इंपोर्ट होता था। ये याद रखना, 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ओके, ग्रीन रेवोल्यूशन का पॉइंट मैंने बीच में बता दिया। ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? हाई यील्ड वैरायटी सीड्स को यूज करना। ये बहुत हाई टेक्नोलॉजी के सीड्स थे। इसके साथ तुम पानी यूज करोगे, फर्टिलाइजर यूज करोगे, पेस्टिसाइड यूज करोगे, तो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन बहुत जल्दी जल्दी बढ़ने लगा यहां से, ठीक है। तो हम फिर थोड़े से सक्सेसफुल हो गए फूड ग्रेन में, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हमने बढ़ा लिया। गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है सख्त ऑफिशियल कंट्रोल स्टार्ट कर दिए थे साथ साथ में। ग्रीन रेवोल्यूशन चल रहा था, साइमल्टेनियसली गवर्नमेंट ने एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल स्टार्ट कर दिए इंडिया के ट्रेड पे, इंडस्ट्री के लिए लाइसेंस देने पे बहुत बड़ी रोक लगा रखी थी। एंड लॉन्च अ वेव ऑफ नेशनलाइजेशन। सरकार ने यह दिखाना साबित कर दिया कि जो सरकार चाहेगी वही होगा। हमारे देश में 20 प्राइवेट बैंक थे। सरकार ने 1969 में 14 बैंकों को अपने कब्जे में ले लिया। जब सरकार किसी को अपने कब्जे में लेती है तो उसको बोलते हैं नेशनलाइजेशन। बचे हुए 6 बैंकों को 1980 में ले लिया, तो सब नेशनलाइजेशन हो गया। और दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट फैक्ट, एग्जाम के लिए ये भी आ सकता है। 1980 के बाद धीरे धीरे, मतलब ये बहुत सख्त पॉलिसीज थी गवर्नमेंट की। ओवरऑल एक समराइज वे में बताऊं तो सरकार बोल रही थी कि प्राइवेट सेक्टर को कोई भी मेजर काम धंधा खोलना होगा तो सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा। लाइसेंस लेने का प्रोसेस बहुत खतरनाक था, तो प्राइवेटाइजेशन थोड़ा अच्छे तरीके से नहीं हुआ हमारे देश में। सरकार ही मेजॉरिटी ऑफ इंडस्ट्रीज को कंट्रोल कर रही थी। लेकिन ये सब ठीक होने लगा 1991 के बाद। लेकिन वो तो ऑफिशियल तौर पर सही होने लगा। अनऑफिशियल तौर पर बताऊं, 1980s के बाद से ही इंडिया को थोड़ी, भाई इंप्रूवमेंट तो होती है इंसान में, थोड़ी सी अकल आने लगी और थोड़ा अर्ली लिबरलाइजेशन स्टार्ट हो गया। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है खुलापन, यानी लोगों को बिजनेस खोलने दो भाई। तुम इतनी सख्ताई मत लगाओ कि हर चीज करने पे तुम्हें सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा, इतनी सख्ताई मत लगाओ। तो वो सख्ताइयां कम करी। और आपको देख रहा है यहां पर बताऊं बेसिकली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, सख्ताइयां कम करी वो बाद में बताऊंगा। जो दुख दर्द थे वो एक बार दोबारा रिपीट कर लो। देखो 3 वॉर इंडिया को झेलने पड़ गए। अच्छा, ये स्टार को दे रहा हूं, मेन पॉइंट बता रहा हूं बस आपको। 3 वॉर बीच में इंडिया को झेलने पड़ गए, 62, 65, 71, ठीक है। और 2 मेजर ड्राउट झेलने को पड़ गए। ऑयल शॉक्स हो गए 73 और 79 में। जिन कंट्री से इंडिया क्रूड ऑयल को इंपोर्ट कराती थी वहां पर लड़ाइयां चल रही थी, वहां से ऑयल की सप्लाई रुक गई थी, तो बड़ी प्रॉब्लम हुई थी। तो इंडिया की जो ग्रोथ थी वो डीएक्सेलरेट हो गई। डीएक्सेलरेट का मतलब होता है डाउन जाना, एक्सेलरेट का मतलब होता है ऊपर जाना, ठीक है। तो रैपिडली ग्रोइंग वर्ल्ड इकोनॉमी से इंडिया उस टाइम बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को मिस कर रहा था। गवर्नमेंट पॉलिसी एम्ड एट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ अंडरमाइंड वेल्थ क्रिएशन इंसेंटिव एंड वर लार्जली एंटी ग्रोथ। कहता था जो हमारे देश की सरकार अमीरी और गरीबी के बीच का गैप कम करने की कोशिश कर रही थी ना, उसने ही सारा बंटा धार कर दिया। क्योंकि उसको वेल्थ क्रिएशन पे ध्यान देना चाहिए था उस टाइम पर, ये नहीं देखना चाहिए था अमीर तो लोग ज्यादा थे भी नहीं, ज्यादातर गरीब ही थे, तुम गैप क्या कम करोगे। आज के टाइम में अमीरों पर ज्यादा टैक्स लगाना सही है, लेकिन उस टाइम पे तुम सबको अपॉर्चुनिटीज दो भाई, किसी भी तरीके से इंडिया के अंदर आउटपुट बढ़ने दो, बस ये थोड़ा ध्यान देना था। हाँ तो ठीक है, छोटी छोटी बातें यहां पर जो थी, यानी 65 से लेकर 81 के बीच में इंडिया की जो ग्रोथ थी वो सबसे वर्स्ट बताई गई है। सबसे वर्स्ट क्यों वर्स्ट बताई गई है? 65 से लेकर 81 में, बल्कि 62 से लेकर 79 तक इंडिया ने कितने दुख सहे हैं, ठीक है। लेकिन डेटा 65 का बोलता है तो हम 65 का ही मान के चलेंगे। और अब धीरे धीरे देखो, इंडिया ने बोला कि जो बहुत बड़ी कंपनी हो जाएगी ना, जो बहुत बड़ी लार्ज फर्म हो जाएगी, लाइसेंस लेने के बाद भी सरकार उसको भी कंट्रोल करेगी। तो एक 1969 में एमआरटीपी एक्ट लेकर आई।
MRTP की फुल फॉर्म है मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। सरकार कहती है किसी फर्म को हम इतना बड़ा नहीं होने देंगे कि वो मोनोपोली बन जाए, समझे? तो इतना बड़ा नहीं होने देगी सरकार किसी को कि वो मोनोपोली बन जाए। तो सरकार ने भाई कंपटीशन बरकरार रखना था, कंपटीशन बरकरार रखने के लिए गवर्नमेंट ने ये सब किया। और गवर्नमेंट ने बोला कि कुछ प्रोडक्ट हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए रिजर्व कर देंगे। कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही बनाएगी, बड़ी बड़ी फर्म उसको नहीं बनाएगी। क्यों? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बनाएगी तो छोटे छोटे उद्योग हैं, वो वहां पर लोकल लोग काम करते होंगे, उनका पेट पलेगा, उनकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। लेकिन ये एक डिसएडवांटेज रहा, बड़ी बड़ी फर्म फिर वो सामान नहीं बनाती थी जो सरकार ने एक्सक्लूसिवली रिजर्व किया हुआ था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए। तो बड़ी बड़ी कंपनियां फिर कॉम्पीट नहीं कर पा रही थी वर्ल्ड की इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। तो यहां लिखा था कि कुछ प्रोडक्ट्स गवर्नमेंट ने रिजर्व कर दिए स्मॉल स्केल सेक्टर के लिए, ठीक है, ये सोचकर कि भैया वहां ग्रोथ होगी। तो इस वजह से बिग फर्म्स को उसमें से एक्सक्लूड कर रखा था। तो बिग फर्म फिर वो चीजें नहीं बना पाती थी, तो वो ग्लोबल कंपेटिटिवनेस से कंपटीशन मतलब ताल से ताल नहीं मिला पा रही थी। और दोस्तों स्ट्रिंजेंट लेबर लॉज बना रखे थे, लेबर लॉज बहुत सख्त बना रखे थे सरकार ने। तो उस वजह से इंडस्ट्रीज लेबर को हायर भी मुश्किल से कर पा रही थी। लेबर क्या होता है, जब लेबर लॉज सख्त बने होते हैं ना तो कंपनी के लिए लेबर को हायर करना भी मुश्किल हो जाता है और लेबर को निकालना भी मुश्किल हो जाता है। तो कंपनी के लिए चोट होती है एक तरीके की। पॉलिसी मेकर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट वर रियलाइज दैट स्ट्रिक्ट रेजाइम लैक्ड इंसेंटिव एंड ओपननेस नेसेसरी फॉर सस्टेन्ड रैपिड ग्रोथ। कहता था जो इंडिया की जो रैपिड ग्रोथ होनी थी उसके लिए जिम्मेदार चीजें सरकार का बहुत सख्त सिस्टम है। रिजाइम का मतलब सिस्टम, जो सरकार ने सख्ताई कर रखी है, ये सबसे ज्यादा बीच में ग्रोथ के बीच में पत्थर बना हुआ है। अब स्टार्ट करते हैं एरा ऑफ रिफॉर्म्स, यानी देश के अंदर रिफॉर्म स्टार्ट हुए। देखो जी 1980 तक 1980s तक तो ऐसा हुआ कि हमारे देश की ग्रोथ रेट हिंदू ग्रोथ रेट नाम से पहचानी गई, जस्ट 3.5% से ग्रो हो रही थी, राइट। लेकिन 1980 के बाद एक अर्ली लिबरलाइजेशन स्टार्ट हुआ। धीरे धीरे हमने अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज करना स्टार्ट किया और ये 1980s के बाद था, 1980s ऑनवर्ड्स। बेसिकली बात करूं तो 85 के बाद ज्यादा हुआ, ठीक है। दिस पीरियड इज कॉल्ड अर्ली लिबरलाइजेशन, जहां पर हमारे देश की मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी और दूसरे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म अंदर ही अंदर होने लगे। ऑफिशियल लेवल पे 1991 में हुआ था, ठीक है। हमने बोला कि हमने इनवर्ड ओरिएंटेड पॉलिसी यूज कर रखी थी पहले। हम सोचते थे अपने देश का भला करना है भैया, मतलब सिर्फ ऐसी पॉलिसीज बनाओ जिससे हमारे देश को फायदा हो। तो हम इंटरनेशनल कंपनीज को वेलकम करने में हमेशा नाराज होते थे, लेकिन धीरे धीरे हमने फॉरेन कंपनीज को भी आना शुरू किया। दिस इज कॉल्ड रिफॉर्म बाय स्टेल्थ। स्टेल्थ का मतलब होता है चोरी छिपे। चोरी छिपे हम सुधार कर रहे थे, किसी को बता नहीं रहे थे, देश के अंदर ही अंदर रिफॉर्म चल रहे थे। तो डिस्पाइट नॉट बीइंग अ कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज लाइक 1991 रिफॉर्म, यानी जो 1991 में हमने जो बहुत डिटेल्ड और रिफॉर्म का पैकेज लाए थे, ऐसा तो नहीं किया, लेकिन स्टिल दीज एफर्ट्स कंट्रीब्यूटेड हायर ग्रोथ रेट। इसकी वजह से जो 1980s में हम खुले हो रहे थे, चेक कर रहे थे, जो 3 डिकेड्स थे उसमें 3.5 की ग्रोथ रेट थी हमारी। लेकिन 1980 के बाद जो हमने थोड़ा खुलापन दिखाया, उससे पता लगा कि हमारी ग्रोथ रेट 1980 से 85 के 5 सालों में 5.7% रही है, 85 से 90 के 5 सालों के अंदर 5.8% रही है। यानी ये ग्रोथ रेट धीरे धीरे बढ़ने लगी। फिर हमने क्या किया भैया, हाँ, रिफॉर्म धीरे धीरे, अर्ली रिफॉर्म्स इन द 1980s फोकस्ड ऑन इंडस्ट्री, ट्रेड एंड टैक्सेशन। इंडस्ट्री, ट्रेड और टैक्सेशन पे भी ये रिफॉर्म धीरे धीरे बढ़ने लगे। धीरे धीरे क्या बढ़ने लगे, फिस्कल पॉलिसी का पार्ट है, पता नहीं क्यों दोबारा लिखा हुआ है, ठीक है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी इनिशिएटिव इंक्लूडेड, जो हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी को रिवाइज करना स्टार्ट किया, उसके अंदर क्या क्या बातें थी। पहली बात तो हमने बोल रखा था हर चीज पे टैक्स लगेगा, वो टैक्स का सिस्टम खत्म किया। तो दोस्तों डी लाइसेंस किया 25 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्रीज को 1985 में। ये इंपॉर्टेंट है, 1985 में 25 ब्रॉड इंडस्ट्रीज को डी लाइसेंस किया, मतलब कि विदाउट लाइसेंस तुम इन काम धंधों को स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। ठीक है भैया, काम धंधों को स्टार्ट कर सकते हो। दूसरा, हमारे देश में एक मल्टी पॉइंट एक्साइज ड्यूटी लगती थी, मतलब अगर एक्स ने कोई रॉ मटेरियल वाई को बेचा, वाई ने कुछ बना के उसको जेड को बेचा, जेड ने बना के उसको जे को बेचा, तो एक बार टैक्स इसको देना पड़ेगा, एक बार इसको देना पड़ेगा, एक बार इसको देना पड़ेगा। सबने कुछ कुछ उसमें वैल्यू एडिशन किया है, तो दिस इज कॉल्ड मल्टी पॉइंट एक्साइज ड्यूटी। इसको खत्म करके सरकार बोल रही है जिस बंदे ने मेन माल बनाया ना, सारा टैक्स इसको देना है। जब एक ही बंदा टैक्स देता है उसको बोलते हैं मोड वैट। मोड वैट मतलब मॉडिफाइड वैल्यू एडेड।
टैक्स लगना स्टार्ट हो गया। तो सरकार ने टैक्स का सिस्टम थोड़ा सा इनपुट्स पे आसान कर दिया, मतलब सब नहीं देंगे, एक ही देगा। ओके। और दोस्तों सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी बना 1988 में, तो स्टॉक मार्केट पे कंट्रोल करने के लिए। अब आपको दिखेगा एक्सपेंशन ऑफ द ओपन जनरल लाइसेंस यानी ओजीएल लिस्ट एंड इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स। सरकार ने बोला कि जो लोग एक्सपोर्ट करेंगे, इंडिया से माल बाहर बेचेंगे, उनको कुछ इंसेंटिव दिए जाएंगे और ओपन लाइसेंस बांटने स्टार्ट कर दिए। रियलिस्टिक एक्सचेंज रेट पे आए हम थोड़ा सा, मतलब हमने जो फॉरेन करेंसी को डिसाइड करने का एक्सचेंज रेट था वो पहले सेंट्रल बैंक खुद ही डिसाइड करता था, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट था। धीरे धीरे हम थोड़ा मार्केट बेस्ड हो रहे थे, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज का प्रेशर था हमारे ऊपर कि भैया हम जो माल विदेशों से खरीद रहे हैं उसको पे करने के लिए फॉरेन करेंसी चाहिए, तो फॉरेन करेंसी हमारे देश से धीरे धीरे खत्म हो रही थी। लेकिन हमने थोड़ा ओपननेस दिखाई, इंटरनेशनल ट्रेड करना शुरू किया, हमने भी अर्निंग स्टार्ट की, तो फॉरेन करेंसी हमारे पास धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी आने लगी, तो थोड़ा सा फायदा हुआ, ठीक है। एबोलिशन ऑफ प्राइस एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल ऑन सीमेंट एंड एल्यूमिनियम। सीमेंट और एल्यूमिनियम पे हमने बहुत ज्यादा प्राइस कंट्रोल लगा रखे थे, डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड कंट्रोल भी थे, वो सारे एबोलिश कर दिए, खत्म करने स्टार्ट किए। रुपी को जबरदस्ती डेप्रिशिएट किया 30% से, ये भी आ सकता है। रुपी को जबरदस्ती डेप्रिशिएट किया 30% से। इंटरनेशनल ट्रेड वाले चैप्टर में बताया था, जब हमारी करेंसी का डेप्रिशिएशन हो जाता है तो हमारे एक्सपोर्ट बढ़ जाते हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट बनाने के लिए, ठीक है। और द 1986 बजट, अच्छा, तो 1986 बजट इंट्रोड्यूस्ड पॉलिसीज टू कट टैक्स, लिबरलाइज इंपोर्ट एंड रिड्यूस टैरिफ। 1986 में बजट जो लॉन्च किया गया था वो बहुत फेमस बजट था, 1991 वाले से कम फेमस था, लेकिन 1986 का बहुत फेमस था। उसके अंदर बहुत सारे टैक्स को कट किया गया, इंपोर्ट्स को लिबरलाइज किया गया, और थोड़े बहुत इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर जो टैक्स लगता है, टैरिफ बोलते हैं उसको रिड्यूस किया गया। फाइन, ओके। कुछ और पॉइंट्स भी है दोस्तों जो मेन आपको जानने हैं। हाँ जी, कह रहा है द ग्रोथ परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी वॉज हिंडर्ड बाय स्ट्रक्चरल इनएडिक्वेसी एंड डिस्टॉर्शंस। कहता है जो इंडिया की ग्रोथ थी ना वो छुप रही थी, क्योंकि इंडिया के स्ट्रक्चर में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। इंडिया को स्ट्रक्चरल चेंजेस लेकर आने थे, वो 1991 में लाए गए। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट वर इनहिबिटेड ड्यू टू कॉम्प्लेक्स लाइसेंसिंग पॉलिसीज। प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट अभी भी नहीं आ रही थी, क्योंकि जिस चीज के लिए भी लाइसेंस लेना था बचा कुचा, वो बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम था, बड़ा मुश्किल था। सरकार ने बहुत सारी जगह अभी भी रिजर्वेशन लगा रखी थी, गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत सारा था। कुछ गुड्स जो स्मॉल स्केल सेक्टर के लिए रिजर्व कर रखी थी, और उसके ऊपर प्राइस का कंट्रोल भी था, ये स्टिल प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज कर रही थी। यानी तुमने स्मॉल सेक्टर वालों पे कुछ लगा रखी है लगाम, ठीक है, वो भी डिस्करेज कर रही है। द पब्लिक सेक्टर डिस्पाइट इट्स मैसिव साइज मोनोपोली सफर्ड फ्रॉम इनएफिशिएंसी। कहता है जो सरकारी सेक्टर था तो इसका बहुत मैसिव साइज, बड़े लेवल पे सरकार का पैसा लग रहा था, ठीक है, और इसने काफी हर जगह अपनी मोनोपोली भी बना रखी थी, लेकिन फिर भी ये सफर कर रहा था क्योंकि यहां पर इनएफिशिएंसी थी, ये वेस्टेज बहुत ज्यादा करते थे, गवर्नमेंट कंट्रोल जो ज्यादा था, ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स बहुत बड़े थे, तो इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट पे लो रिटर्न मिलने स्टार्ट हुए। क्या बोल दिया मैंने, पूरी बात सुनो। देखो, गवर्नमेंट का जो पब्लिक सेक्टर था वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज थी, मानते हैं, वहां पर इनएफिशिएंसीज थी, वहां पर वेस्टेज ज्यादा हो रही थी, वो लॉस से सफर कर रही थी। गवर्नमेंट कंट्रोल बहुत ज्यादा ही था, ये मानते हो, धीरे धीरे कम हो रहा था ना, थोड़ा सा तो कम हुआ लेकिन धीरे धीरे कम हो रहा था। और ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर का मतलब होता है तुम्हें कोई भी चीज गवर्नमेंट से अप्रूव करानी हो तो उसका प्रोसीजर बहुत लंबा कर दिया, जिससे कोई भी प्राइवेट इन्वेस्टर क्यों इन्वेस्ट करेगा तुम्हारे देश में, कहेगा इतनी सारी बसूड़ियां पाल रखी है, इतनी सारी टर्म्स एंड कंडीशन कर रखी है। और सरकार ने एक एमआरटीपी एक्ट भी बनाया था ना 1969 में। ये एक्ट तो इसलिए बनाया था कि कोई कंपनी बहुत ज्यादा बड़ी ना हो जाए, बड़ी होकर वो मोनोपोली क्रिएट ना कर ले, लेकिन ये प्राइवेट इन्वेस्टर को पसंद नहीं आ रहा था। कहता अच्छा हम तो धंधा इसलिए खोल रहे हैं कि हम बहुत ज्यादा बड़ी हो जाए, सरकार बड़ा होने पे रोक लगा रही है। फिर इंपोर्ट कंट्रोल, टैरिफ, कोटा, रेस्ट्रिक्शंस प्रिवेंटेड फॉरेन कंपटीशन। ये जो विदेशों से जो माल आएगा उस पे इंपोर्ट पे कंट्रोल करना, कंट्रोल की लिमिट लगाना यानी कोटा लगाना, टैक्स लगाना, इसकी वजह से फॉरेन कंपटीशन से हम बंद कर रहे थे, मतलब कह रहे थे तुम्हें हम कंपटीशन करने नहीं दे रहे। एक तरीके से जो विदेशों से माल हमारे देश में आएगा हम उस पर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, चाहे कोटा लगा रहे हैं चाहे टैरिफ लगा रहे हैं, तो हम बहुत ज्यादा लगा रहे थे उस टाइम, ठीक है। तो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के प्रोजेक्ट में कोई बाहर का बंदा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो ही नहीं रहा था दोस्तों। डिस्पाइट लिमिटेड स्कोप एंड लैक ऑफ क्लियर रोड मैप, स्कोप बहुत लिमिटेड था और जो स्ट्रैटेजी थी, रोड मैप था, वो क्लियर नहीं था। द रिफॉर्म इन 1980s instilled confidence in politicians and policy makers regarding the efficacy of policy changes for sustained economic growth। कहता है डिस्पाइट लिमिटेड स्कोप एंड लैक ऑफ
क्लियर रोड मैप, द रिफॉर्म इन द 1980s इंस्टिल्ड कॉन्फिडेंस इन द पॉलिटिशियंस एंड पॉलिसी मेकर्स। यानी जो ये रिफॉर्म हमने करने स्टार्ट किए 1980s के बाद में, चाहे उसका लिमिटेड स्कोप हो या रोड मैप क्लियर ना हो, लेकिन पॉलिटिशियंस और पॉलिसी मेकर्स में इन्होंने कॉन्फिडेंस बूस्ट अप किया। और द बिलीफ इन वेल रेगुलेटेड कंपेटिटिव मार्केट एज ड्राइवर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंक्रीज्ड टोटल वेलफेयर गेन्ड एक्सेप्टेंस। टोटल वेलफेयर की एक्सेप्टेंस भी बढ़ी। लिबरलाइजेशन इन द 1980s लेड द नेसेसरी फाउंडेशन फॉर द मोर कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म ऑफ द 1990s। कहता है 1990 के टाइम पे जो हमने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म किए थे, उसकी जो नींव रखी गई वो 1980 के दशक में ही रखी गई थी, क्योंकि छोटे मोटे रिफॉर्म यहां से भी स्टार्ट हो गए थे। दोस्तों अब पढ़ेंगे हम मेन रिफॉर्म जो 1991 के बाद स्टार्ट हुए। 1980 के दशक में यह तो देखा गया कि इंडिया धीरे धीरे करके लिबरलाइज हो रहा है, लेकिन दोस्तों 1990 में एग्जैक्टली इंडिया बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करने लग गया। यानी हमने ढूंढ के निकाला कि क्या क्या प्रॉब्लम अभी चल रही हैं, वो प्रॉब्लम जाननी जरूरी है। क्या प्रॉब्लम थी आपको जानकर हैरानी होगी, इंडिया के पास 14 दिन का 14 डेज का इंपोर्ट बिल पे करने का फॉरेन करेंसी नहीं बचा था। सुनो इसका मतलब क्या होता है। हम लोग इंपोर्ट करा रहे थे, सब कुछ हमारे देश में तो नहीं बन रहा था, इंपोर्ट करा रहे थे, तो इंपोर्ट जो कराते हैं उसकी पेमेंट के लिए हमें फॉरेन करेंसी चाहिए होती है। तो 14 डेज का इंपोर्ट ही हम करा सकते थे, सिर्फ इतना हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व रखा था, जो कि अच्छी बात नहीं होती। और प्रॉब्लम बताऊं, हमारे देश में इतना पेट्रोल का उत्पादन तो नहीं है, मतलब क्रूड ऑयल जो है जिससे पेट्रोल और डीजल बनता है वो सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं होता हमारे देश में, तो हमें इंपोर्ट कराना पड़ता है। बेसिकली हम गल्फ कंट्रीज से उसको इंपोर्ट करा रहे थे, है ना। अब गल्फ कंट्रीज में हो गया आपस में लड़ाई, इनमें वॉर चल रहा है, तो फिर हमारे पास क्रूड ऑयल एक्सपेंसिव हो गया और काफी हद तक सप्लाई भी रुक गई। इंडियन इकोनॉमी को यहां पर ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये फेस करनी पड़ गई, जो 1980s में सरकार अर्ली लिबरलाइजेशन कर रही थी, उस पर पैसा जो खर्च कर रही थी, तो गवर्नमेंट का खर्चे बहुत ज्यादा हो गए, जो सरकार को नुकसान यानी डेफिसिट होता है वो बहुत ज्यादा लेवल पे देखना पड़ गया। और सरकार को अब चाहिए था पैसा। गवर्नमेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉरेन कंट्री से उधार भी ले रही थी, उधार भी बहुत ज्यादा बढ़ गया, सरकार को इंटरेस्ट बहुत सारा पे करना पड़ रहा था। तो कुल मिला के इंडिया 1990s में, बोले तो स्टार्टिंग में बोल दो कि 1990 के आसपास बहुत सारी प्रॉब्लम में फंस गया। उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उस टाइम के फाइनेंशियल मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह और प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव, ये जाने जाते हैं कि प्राइम मिनिस्टर तो पीवी नरसिम्हा राव थे और जो पॉलिसीज बनाने वाले थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। तो इन्होंने ऐसी पॉलिसीज बनाई जिसके दम पे आज इंडिया इंटरनेशनल कंपेटिटिवनेस पे एक टक्कर से मिला के पूरे वर्ल्ड के सामने खड़ा है। मतलब क्या किया था ऐसा, एक्चुअली क्या है ना, इंडिया जब उन प्रॉब्लम्स में फंस गया तो लगभग $7 बिलियन का उधार मांगने वो आईएमएफ के पास गया। तो आईएमएफ ने बोला अभी नहीं देंगे तेरे को उधार, अभी तेरे को अपनी इकोनॉमी की पॉलिसीज में कुछ चेंजेस लाने होंगे। तो इंडिया ने वो चेंजेस लाए। तो आप देखो आगे जो आपको पढ़ना है मेन चीज, ये देख रहे हो ये कौन है, ये उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव और ये डॉक्टर मनमोहन सिंह, आप सब जानते ही होंगे। देखो हुआ क्या था एक्चुअली बताता हूं। 1991 की प्रॉब्लम्स गिना रहा हूं मैं आपको। रिफॉर्म का मतलब होता है सुधार। 1991 में इंडिया बहुत सारी प्रॉब्लम में फंसा था, तो प्रॉब्लम्स कौन कौन सी थी वो चेक कर रहे हैं एक बारी। एक तो फिस्कल डेफिसिट, गवर्नमेंट के बजट में फिस्कल डेफिसिट बहुत अनसस्टेनेबल हो गया, मतलब बहुत ज्यादा हो गया, आप ये मान सकते हो। गवर्नमेंट जो उधार ले रही थी उसको पब्लिक डेट बोलते थे, वो बहुत ज्यादा सरकार ने ले लिया, सरकार को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा। 1990 के अंदर गल्फ कंट्रीज में वॉर हो गया इसकी वजह से, फिर हमारे पास क्रूड ऑयल बहुत एक्सपेंसिव हो गया, फिर हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट पे भी बहुत फर्क पड़ा। ऑयल प्राइस यहां पर सर्ज कर गए, सर्ज का मतलब होता है इंक्रीज। अब तुम सोचोगे सर ये गल्फ कंट्रीज क्या होती है, एक बार ढंग से बता दो। दोस्तों 6 कंट्रीज को गल्फ कंट्रीज बोलते हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, कतर, बहरीन और कुवैत। गल्फ कंट्री इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये गल्फ की खाड़ी के पास बसी हुई हैं। जैसे बंगाल की खाड़ी है ना, बे ऑफ बंगाल, कच्छ की खाड़ी है बे ऑफ कच्छ, तो यहां पर समुद्र का एरिया है उसको बोलते हैं गल्फ, और गल्फ के आसपास की जो कंट्रीज हैं उसे बोलते हैं गल्फ कंट्रीज। आप ये बताना कि गल्फ कोई दूसरा कॉन्टिनेंट है, ठीक है। चलो जी, ये प्रॉब्लम चल रही थी, गल्फ वॉर भी हो गया और इंडिया को 2 हफ्ते का इंपोर्ट कराने तक के सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज बचा हुआ था।
फॉरेन करेंसी बची हुई थी, और इंडिया ने टाइट कर दिया इंपोर्ट के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस। जो इंडिया ने पहले टाइट की हुई थी इंपोर्ट के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस, मतलब जो भी हम विदेशों से इंपोर्ट कराएंगे अपने देश में उसके ऊपर बहुत सारी बैरियर्स, टैरिफ, नॉन टैरिफ बैरियर लगा के उसको महंगा किया हुआ था। ठीक है, उस महंगा होने से जो रॉ मटेरियल था वो भी विदेशों से महंगा आ रहा था, रेस्ट्रिक्शंस है। तो जिस चीज में विदेशों से मंगाया हुआ रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता था उस चीज का प्रोडक्शन कम हो गया, तो इंडस्ट्रियल आउटपुट अल्टीमेटली रिड्यूस हो गया, क्योंकि भैया मेन एसेंशियल इंपोर्ट्स पे भी टैक्स लगाए तो वो भी महंगे हो गए। इंडिया की डिपेंडेंसी एक्सटर्नल बोरोइंग, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसी बोरोइंग पे ज्यादा बढ़ गई, लेकिन इन्होंने बोल दिया कि भाई तुम करेक्टिव पॉलिसी मेजर लो तब तुम सुधरोगे। इंडिया का जो पूरा इकोनॉमिक सिस्टम था वो फ्रेजाइल हो गया। फ्रेजाइल क्या होता है? फ्रेजाइल का मतलब तुम मानो ऐसी चीज जैसे कांच के सामान पे लिखा होता है ना फ्रेजाइल, मतलब ये टूट फूट सकती है, कहते हैं प्लीज हैंडल विद केयर। तो ऐसी इकोनॉमी हो गई थी, बहुत नाजुक इकोनॉमी हो गई थी, इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस पूरा खराब हो गया था। क्राइसिस में बोल दो कि इंडियन इकोनॉमी उस टाइम क्राइसिस में फंस गई थी। तो यहां पर अर्जेंसी थी कि कुछ कॉम्प्रिहेंसिव चीजें प्लान लेकर आए ताकि इंडियन इकोनॉमी वापस से रिकवर हो पाए। तो दोस्तों यहां पर जो सुधार लाए गए, सुधार को इंग्लिश में बोलते हैं रिफॉर्म। अब इंडियन इकोनॉमी प्रॉब्लम में है, इसको ठीक करना है, ठीक करना है तो रिफॉर्म लाए गए, मेजर्स लिए गए, यानी कुछ ऐसे स्टेप्स लिए गए जिससे इंडियन इकोनॉमी रिकवर कर जाए। तो जो ये रिफॉर्म मेजर थे, रिफॉर्म मतलब सुधार और मेजर्स का मतलब उपाय, कुछ ऐसे सुधार के उपाय लिए गए जिसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक ऐसे जो शॉर्ट टर्म, यानी कुछ ही दिनों में इंडियन इकोनॉमी को टेम्परेरी स्टेबलाइज, मतलब टेम्परेरी ओके करेंगे, ठीक करेंगे, प्रॉब्लम से बाहर निकालेंगे। और फिर दूसरे थे लॉन्ग टर्म मेजर। ये ऐसे मेजर्स थे जो इंडियन इकोनॉमी के साथ लंबे टाइम तक रहेंगे और इंडिया के स्ट्रक्चर को बदल के रख देंगे। तो इन वाले मेजर्स को बोलते हैं स्टेबलाइजेशन मेजर्स। स्टेबलाइजेशन मेजर यानी शॉर्ट टर्म के लिए इंडियन इकोनॉमी को स्टेबलाइज करेंगे, ठीक करेंगे। और ये है स्ट्रक्चरल मेजर्स या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स बोल दो, ये इंडियन इकोनॉमी को लंबे टाइम तक सही सिचुएशन में रखेंगे। स्ट्रक्चरल मतलब इंडिया का स्ट्रक्चर चेंज करो, जो पॉलिसी है ना उसको लॉन्ग रन के लिए ठीक कर दो। शॉर्ट टर्म में क्या था बताता हूं। शॉर्ट टर्म के अंदर गवर्नमेंट ने कुछ टैक्स में मेजर ले लिए, कुछ मनी सप्लाई इंक्रीज डिक्रीज करने के मेजर ले लिए। ये जो सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, इंटरेस्ट रेट होती हैं उनको कम कर दिया। यहां पर शॉर्ट टर्म मेजर। लंबे टाइम में तो काम धंधे, इंडस्ट्रियल मेजर्स क्या लिया लंबे टाइम में वो बताता हूं दोस्तों। लंबे टाइम में बोलूं तो ये है इंडिया के स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, स्ट्रक्चरल मेजर्स, यानी गवर्नमेंट ने फिस्कल रिफॉर्म की है। फिस्कल रिफॉर्म मतलब जब सरकार अपने बजट में रिफॉर्म करती है, इसको टैक्स वाले रिफॉर्म भी बोल सकते हो। टैक्स का सिस्टम सिंप्लीफाई कर दिया। पहले लोग जो टैक्स देना भी चाहते थे ना, वो जानबूझकर टैक्स नहीं दे पा रहे थे गवर्नमेंट को, क्योंकि टैक्स भरने का सिस्टम बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, टैक्स रेट भी बहुत ज्यादा थी। गवर्नमेंट ने टैक्स रेट भी कम की और टैक्स को फिल करने का सिस्टम भी थोड़ा सिंप्लीफाई किया। थोड़े से मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म किए, मतलब ये बेसिकली आप मान सकते हो बैंक से रिलेटेड रिफॉर्म्स हैं। 1991 से पहले इंडिया में प्राइवेट बैंक नहीं होते थे। अगर प्राइवेट बैंक कुछ थे तो गवर्नमेंट ने उसको नेशनलाइज कर दिया था। तो 1991 के बाद से अलाउड कर दिया, अब प्राइवेट बैंक खुलेंगे। ठीक है, तो यहां पर बैंक से रिलेटेड रिफॉर्म हुए, अभी पढ़ाऊंगा इनको। फिर कैपिटल मार्केट रिफॉर्म, मतलब शेयर मार्केट के रिफॉर्म हुए। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्टिव हो गया यहां पर। ट्रेड पॉलिसी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड रिफॉर्म हुए। इंडिया ने अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी को बदला। पहले हर एक चीज के लिए लाइसेंस चाहिए होता था, अब हर एक चीज के लिए लाइसेंस नहीं चाहिए। भाई तुम फैक्ट्री खोल सकते हो, गवर्नमेंट अलाउ कर रही है, बस 5 चीजें ऐसी हैं जिसके लिए लाइसेंस चाहिए, वो खतरनाक क्रिटिकल चीजें हैं। तो क्या था एक्चुअली ये सब आपको बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं, यहां पर एक वर्ड यूज किया हुआ है कि 1991 तक की अगर बात करें कि इंडिया के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिली। इंडिया ने एक पैराडिग्म शिफ्ट किया, मतलब एक ऐसा शिफ्ट किया जो एग्जांपल, मिसाल के तौर पर दिया जाए। पैराडिग्म का मतलब मिसाल होता है। क्यों? 1991 से पहले इंडियन इकोनॉमी जिस तरह से चल रही थी ना, उससे यह साबित होता था कि हम लोग यानी इंडियंस, गवर्नमेंट जो बोल रही है वो कर रहे हैं, गवर्नमेंट की ज्यादा चल रही है। देखो थी तो इंडियन मिक्स्ड इकोनॉमी, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना उसकी ज्यादा चल रही थी। हर चीज के अंदर उसके
इंटरफेरेंस था। कोई भी मार्केट हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, हर चीज के लिए सरकार बीच में घुसती थी। 1980 से सिचुएशन थोड़ी थोड़ी ठीक होने लगी, लेकिन यहां पर हमने फिर शिफ्ट ले लिया। हमें लग रहा था कि हम चाइना और रशिया जैसा कोई सोशलिस्टिक मॉडल पे अपनी इकोनॉमी को लेकर जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम थोड़ा मार्केट फ्रेंडली होने की जरूरत थी। तो आप देखोगे कि चाइना और सोवियत यूनियन जैसी बातें हो रही थी, लेकिन नहीं, हम धीरे धीरे ठीक किया और हमने रिफॉर्म लिए, ओपननेस लेकर आए। और ये जो रिफॉर्म थे, पॉपुलरली इन रिफॉर्म को बोलते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, LP और वो रहा G, LPG पॉलिसी बनाई हमने यहां पर। तो कुछ फंडामेंटल चेंजेस लेकर आए, बेसिक चेंजेस लेकर आए, और उन बेसिक चेंजेस लेकर आने के हमारे दो मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे, ठीक है। दो बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव थे कि 1991 में हम बदलाव क्यों लाए। भाई पहली बात तो प्रॉब्लम में फंस गए थे, इसलिए बदलाव लाए थे। बदलाव कौन कौन से लाए हैं वो बाद में बताऊंगा। बदलाव लेकर क्यों आए हैं उसके दो ऑब्जेक्टिव थे। एक तो हमारे देश की इकोनॉमी को रीओरिएंटेशन की जरूरत थी, मतलब हम वापस से थोड़ा सा बदलाव लाना था। जैसे कि पहले इकोनॉमी सेंटर से चल रही थी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती थी, जो डायरेक्शन प्रोवाइड करती थी, ऐसे चलती थी, हाईली कंट्रोल्ड इकोनॉमी थी। हमें बनना था यहां मार्केट फ्रेंडली, यानी बहुत सारे डिसीजंस मार्केट के ऊपर छोड़ दो यार, मार्केट को बनाने दो, किस चीज का प्रोडक्शन करना है, किस चीज में इन्वेस्टमेंट करनी है, खुली छोड़ दो, धंधा चलने दो। और मैक्रो लेवल पे मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन आना चाहिए, सरकार के डेफिसिट में भी और प्राइस लेवल में भी। तो स्टेबिलिटी लाना फिस्कल डेफिसिट के अंदर, क्योंकि सरकार का फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ गया था, गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ रहा था, तो उसके अंदर स्टेबिलिटी लानी बहुत जरूरी थी। ओके, दो ऑब्जेक्टिव थे। फिर ये मेजर्स कौन कौन से लाई सरकार, चलो जी यहां बता रखा है, दोबारा देख लो। कहते हैं 1991 में इंडियन इकोनॉमी बहुत क्रिटिकल इकोनॉमिक क्राइसिस में फंस गई, फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा होने लग गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी क्राइसिस हो गया। तो एक कोर पैकेज ऑफ रिफॉर्म की जरूरत थी। उसमें कुछ शॉर्ट टर्म मेजर्स थे जिसे बोला गया स्टेबलाइजेशन मेजर्स, कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर थे, ये लॉन्ग टर्म मेजर्स थे, मतलब लंबे टाइम तक रहने वाले। तो लॉन्ग टर्म मेजर्स को आपको ढंग से बढ़ना है, लेकिन एक बात बताऊं, ये दोनों मेजर्स शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म एक साथ लिए गए, इसलिए बोलते हैं इंडियन इकोनॉमी को सुधारने की ये डुअल अप्रोच थी। दोनों मेजर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म एक साथ, मतलब शॉर्ट टर्म में भी कुछ ना कुछ सही कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म में भी कुछ ना कुछ सही कर रहे हैं। सही क्या कर रहे हैं वो देखो, मैंने बता दिया आपको। ये लो जी, जो ये लॉन्ग टर्म मेजर थे ये 5 कैटेगरी में थे, तो अब एक एक करके कैटेगरी पढ़नी है। नंबर 1 पे फिस्कल रिफॉर्म। फिस्कल रिफॉर्म का मतलब सरकार के रिफॉर्म्स हैं, यहां पर टैक्स से रिलेटेड रिफॉर्म्स बेसिकली किए जाते हैं। तो टैक्स का जो स्ट्रक्चर था वो बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं था, अब ट्रांसपेरेंट हो गया 1991 के बाद से। लोगों को जो कंप्लाइंस आ रही थी टैक्स भरने में, अगर कोई टैक्स फिल करना चाहता है, फाइल करना चाहता है, तो उसको जो भी डिफिकल्टीज आ रही थी, कंप्लाइंस का मतलब होता है डिफिकल्टीज, तो वो सारी डिफिकल्टीज धीरे धीरे करके दूर की गई हैं। इससे सरकार का रेवेन्यू बढ़ गया, रेवेन्यू कलेक्शन। जब हम टैक्स भरते हैं तो सरकार के पास रिसिप्ट आती है, रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ जाता है। सरकार ने अपना खर्चा, गवर्नमेंट का खर्चा कर्ब किया, कम किया, फालतू के खर्चे सरकार ने करने बंद किए, तभी तो उसका डेफिसिट खत्म होगा जब खर्चे कम करेगी और कमाइयां बढ़ाएगी। कमाई टैक्स रेट को इंक्रीज करके नहीं बढ़ाई सरकार ने, टैक्स के सिस्टम को सिंप्लीफाई करके लोगों को काबिल बनाया कि तुम टैक्स पे कर सकते हो। ज्यादा टैक्स नहीं लगाया, बल्कि टैक्स रेट को कम किया, है ना। और दोस्तों जो फालतू की अननेसेसरी सब्सिडीज थी जो किसी यूज में नहीं थी, अब के टाइम पर सरकार ने उसको रिमूव कर दिया। गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट स्टार्ट की। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जैसी कंपनी का कुछ हिस्सा लोगों को बेच देना। मान लो LIC का 5% हिस्सा सरकार ने पब्लिक को बेच दिया, तो इसको बोलते हैं LIC कंपनी की सरकार ने करी है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट करके सरकार को पैसा मिलता है, शेयर बेचेगी तो पैसा होगा ना, तो एक तरीके से रिसिप्ट थी सरकार की ये, ठीक है। वो बहुत सेलेक्टेड कंपनी में करती थी, हर एक के साथ नहीं करती थी। और एनकरेजिंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, तो प्राइवेट सेक्टर को भी बोलती थी तुम भी हमारे साथ मिलकर काम कर सकते हो, पार्टिसिपेट करो, तो बहुत सारे फायदे यहां पर रहे। और एक बड़ी बात देखो दोस्तों, RBI के साथ एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट किया सरकार ने सितंबर 1994 में। सरकार ने एग्रीमेंट ये किया कि जो गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट है इसको सरकार डाउन कर देगी, कम कर देगी। कैसे? एकदम से कम नहीं करेगी, फेज्ड मैनर में कम करेगी, फेज 1 फेज 2, यानी स्लोली स्लोली फिस्कल डेफिसिट को कम कर देगी और 1978 तक इसको जीरो कर देगी, नील कर देगी। तो ये ध्यान रखना, गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट किया, हिस्टोरिकल एग्रीमेंट था, ये एग्रीमेंट था। एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में तुम डिफरेंस ऑब्वियसली जानते होंगे ना,
हिस्टोरिकल एग्रीमेंट था कि ये 4-5 साल में 94 से लेकर 97 तक हम धीरे धीरे फेस्ड मैनर में फिस्कल डेफिसिट को रिमूव कर देंगे। दोस्तों मैंने बोला कि 5 तरीके की रिफॉर्म है, फिस्कल रिफॉर्म हो गए, अब आएंगे मॉनेटरी और फाइनेंशियल रिफॉर्म पे। बेसिकली ये बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म थे, बैंक के जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स थे, ऐसे एसेट्स जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे इतना मानो, इसको इंप्रूव करने पे सरकार का ज्यादा फोकस था। तो द फोकस ऑफ रिड्यूसिंग नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट जल्दी जल्दी हटे मतलब परफॉर्मेंस में कन्वर्ट हो या खत्म हो जाए, ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन से मेजर्स लिए गए बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म के अंदर, तो इंटरेस्ट रेट को बेसिकली रिड्यूस किया गया, ठीक है, और आरबीआई का कंट्रोल इंटरेस्ट रेट को डिसाइड करने में धीरे धीरे खत्म किया गया। जैसे कि एचडीएफसी बैंक लोन के ऊपर 10% का इंटरेस्ट चार्ज करता है, आईसीआईसीआई बैंक 10.5 का इंटरेस्ट चार्ज करता है, तो उनका अपना अपना है ना। तो पहले आरबीआई डिसाइड करती थी, आरबीआई ने बोला भाई तुम्हें अपने डिपॉजिट पे या लोन प्रोवाइड करने पे जो भी रेट देना है खुद डिसाइड करो, खुद कंपटीशन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कंपटीशन को फास्टर करने की कोशिश की गई ताकि नए नए बैंक खुल जाएं, नए नए बैंक खोलने पर जोर दिया गया। एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी सब 1991 के बाद आए हैं, ठीक है। रिडक्शन इन द रिजर्व रिक्वायरमेंट, जो एसएलआर एलआरआर होती है, सीआरआर और एसएलआर दोनों एलआरआर के कंपोनेंट है, इस रिजर्व को सरकार ने कम किया एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हा कमेटी रिपोर्ट। नरसिम्हा जी ने कमेटी बिठाई थी, उस कमेटी की रिकमेंडेशन थी कि सीआरआर एसएलआर को कम कर दो। इवन रेपो रेट भी कम की गई थी, सच बताऊं तो तुम्हें, ठीक है, ओके। अब 1991 से पहले अगर एक बैंक को अपनी दूसरी ब्रांच खोलनी हो तो आरबीआई से पूछना पड़ता था, यहां मामला कैंसिल हो गया, आरबीआई से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, बैंक के पास अपनी फ्रीडम है भाई, तू दूसरी ब्रांच खोल ले, ब्रांच के ऑपरेशन जैसे करने हैं तो वैसे कर ले। यहां पर बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म में अकाउंटिंग के लिए, ठीक है, कंपनी के एसेट क्लासिफिकेशन को दिखाने के लिए, इनकम को डिस्क्लोज करने के लिए, बैड डेट्स के प्रोविजन के लिए कुछ प्रूडेंशियल नॉर्म्स यानी रूल्स बनाए गए। इससे बैंकिंग सिस्टम थोड़ा इंप्रूवाइज होता है, धोखे के चांस नहीं रहते, रूल्स थोड़े अच्छे बनाए गए ताकि बैंकिंग सिस्टम में धोखेबाजी ना हो। प्रूडेंशियल नॉर्म्स तुम जानते हो अकाउंटिंग में होता है ना, ठीक है जी, ओके रिपोर्ट है। फिर थर्ड नंबर पे कैपिटल मार्केट में रिफॉर्म किया गया, सेबी को खोलकर 1992 में सेबी को स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन दे दी गई थी। मतलब सेबी की स्थापना तो 1988 में हुई थी, लेकिन वैधानिक तौर पर, कानूनी तौर पर इसको जो रिकॉग्निशन मिली, मतलब पहचान मिली, वो 1992 में मिली। हाँ जी, अगला न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, हमारे देश ने नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई 1991 में, सब जानते हो। डेट क्या थी? 24 जुलाई 1991। इस पॉलिसी के अंदर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के लिए बहुत सारे पैकेज थे, स्टिमुलस पैकेज थे, ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज थी, हर चीज के लिए धंधा यानी बिजनेस करने को आसान बनाने की कोशिश की गई है। नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या बोलती है, पहले पुरानी वाली जान ले थोड़ी सी। देखो जी, इससे पहले हमारे देश में सबसे पहले इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई गई आजादी के बाद 1948 में, फिर उसको अपडेट किया गया 1956 में, ठीक है। उसके बाद थोड़े से पॉलिसी चेंजेस 1980s में लेकर आए गए, है ना। और 1991 में सबसे बड़े इंडस्ट्रीज में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर चेंजेस लेकर आए गए, ठीक है। वो चेंजेस देखने, इससे धंधा करना आसान हो गया। तो वो चेंजेस कौन कौन से थे, यहां पर लिस्ट बनी हुई है। सबसे पहले, अब हर चीज के लिए लाइसेंस नहीं लेना होगा, सिर्फ 5 चीजें हैं जिसके लिए आपको लाइसेंस लेना होगा। ये इन्वायरमेंट सेफ्टी को देखकर बनाए गए हैं, ठीक है। गवर्नमेंट अब 8 सेक्टर की तरफ आ गई। ये क्या है 8 सेक्टर? भाई 1956 में सरकार कह रही थी कि देश के अंदर 17 ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ हम बनाएंगे। क्या? हम, यानी सरकार बनाएगी, ठीक है। 17 से सरकार किस पे आ गई? 8 पे आ गई। और आज बताऊं, सरकार सिर्फ 3 चीज बनाती है 100% तरीके से। धीरे धीरे गवर्नमेंट ने अपना रोल कम किया, अब इससे कम तो नहीं करेगी। क्या बनाती है सरकार आजकल? देखो जी, एटॉमिक एनर्जी में सरकार खुद काम करती है, प्राइवेट सेक्टर को बीच में घुसने नहीं देती। रेलवे 100% सरकार की है, यहां भी प्राइवेट सेक्टर की ओनरशिप नहीं है। तीसरे नंबर पे आर्म्स एंड एमुनिशन का काम सरकार अपने हाथ में रखती है, प्राइवेट सेक्टर को, अडानी अंबानी को यहां बीच में घुसने नहीं देती। 3 चीजें हैं, पहले बहुत सारी चीजें थी भैया, ठीक है। तो 3 चीजें क्या, अब इसको बेसिकली बोला जाता है कि 2 ही चीजें हैं, रेलवे और एटॉमिक। 3 नहीं 2, अब 2 ही हो गई हैं, ठीक है। आर्म्स एंड एमुनिशन तो तुम देख ही रहे हो कि प्राइवेट लोगों से भी आ रहा है धीरे धीरे, है ना। गवर्नमेंट ने एमआरटीपी एक्ट को रीस्ट्रक्चर किया। रीस्ट्रक्चर मतलब 1969 में एमआरटीपी एक्ट आया था। यह बोलता था कि कोई फर्म इतनी बड़ी ना हो जाए कि वो देश के ऊपर मोनोपोली बनाए, तो सरकार मोनोपोली को रेस्ट्रिक्ट करना चाहती थी। तो
अब बिजनेस फिर डर रहे थे यार, हम तो धंधा खोलते हैं बड़ा होने के लिए, हम बड़े हो गए तो सरकार चिढ़ेगी, तो सरकार ने इसको ठीक किया और एमआरटीपी एक्ट आज के टाइम में है ही नहीं, इसकी जगह कंपटीशन एक्ट आ चुका है। ठीक है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए गुड्स को रिजर्व किया था वो डी रिजर्व कर दिया, खत्म कर दिया। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को भी अलाउ कर दिया, भाई तू भी बना ये भी बना, कर लो कंपटीशन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रिडक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर मोनोपोली, जहां जहां सरकार की खुद की मोनोपोली थी उसको धीरे धीरे खत्म किया गया, सिर्फ वही सरकार की मोनोपोली है जो देश की सिक्योरिटी और स्ट्रैटेजिक डिसीजंस की वजह से इंपॉर्टेंट है। कौन सी है वो? 8 है, 8 के नाम नहीं जानने आपको बस, लेकिन आज के टाइम में तो 2 ही हैं। ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो इंडिया में आ रही थी उसके सिस्टम को लिबरलाइज किया, यानी देखो जी, विदेशी कंपनी इंडिया में आकर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करे तो कितने % तक उस कंपनी की ओनरशिप हासिल कर सकती है विदेशी कंपनी, इस पर हमने रोक लगाई हुई थी। यानी हम कह रहे थे यार कोई अमेरिका या जापान की या विदेश की कोई भी कंपनी हो, कोई भी बंदा हो, इतना पैसा इंडिया के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकता कि वो इंडियन कंपनी का मालिक बन जाए। लेकिन 1991 से बोल दिया भाई, बोल दिया आप 51% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन ये अभी भी अलग अलग सेक्टर में अलग अलग तरीके की इन्वेस्टमेंट पे अलग रोक लगा रखी है, कुछ चीजों पे रिजर्व कर रखा है, लेकिन काफी सारी चीजों पे था 51% तक आप यहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, ये लिबरलाइजेशन चल रहा है भाई, लिबरलाइजेशन चल रहा है। ठीक है, अब सरकार ने इंपोर्ट के लिए जो लाइसेंस थे उसको धीरे धीरे खत्म करना स्टार्ट कर दिया। तो हम पॉजिटिव से थोड़ा, मतलब हम क्या बोल रहे हैं, लिबरलाइजेशन ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड का मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात हो रही है, इसको थोड़ा खुलापन चल रहा था, इसके लिए थोड़ा सा लिबरलाइज हो रहे थे। लिबरलाइज का मतलब जानते हो ना, थोड़े ओपन हो रहे थे। ठीक है, ओपन क्या करते, शिफ्टिंग फ्रॉम अ पॉजिटिव लिस्ट टू अ नेगेटिव लिस्ट अप्रोच। पॉजिटिव लिस्ट अप्रोच थी हमारी, मतलब जिस मर्जी को आंट दो उसको बैन कर देंगे, जिस मर्जी को आंट दो उसको बैन कर देंगे। एक लिस्ट में पॉजिटिव था, आओ बैन करेंगे, मतलब जो बोल रहा है हाँ भाई तेरी बात को मान रहे हैं, बैन बैन। अब नेगेटिव, कैंसिल करना स्टार्ट किया, बैन कैंसिल करने स्टार्ट किए हैं, एलिमिनेट कर दिया इंपोर्ट के लाइसेंस, छोड़ो भी छोड़ो, हटाओ इसको हटाओ। ठीक है, और रिडक्शन ऑफ हाईएस्ट टैरिफ रेट फ्रॉम 355%। जब तुम सामान खरीदते थे तो 1 रुपए का सामान तुम्हें, मतलब 100 रुपए का सामान तुम्हें जो खरीद रहे हो असलियत में जिसकी 100 रुपए की कॉस्ट है उसके ऊपर 355% यानी 355 रुपए अलग से टैक्स के तौर पर देने पड़ रहे थे। इतने बुरे हालात थे 1990-91 में, सरकार ने उस टैक्स रेट को कम किया। ठीक है, कभी 91 में कर दिया 85% और 94 में किया 50%, 96 में कर दिया 10%। नहीं सुनो, आज सरकार ने 355% टैक्स 1990-91 में चार्ज करना स्टार्ट किया, मतलब तब तक चार्ज करती थी। ठीक है, इसको 85% पे ले गई 94 में। ठीक है, इस टैक्स को और कम कर दिया 50% तक 96 में, 56 में, और 2007-8 में इसको 10% पे ले आई। बहुत सारी गुड्स के, थोड़े बहुत गुड्स के एक्सेप्शन भी है, मतलब कुछ गुड्स ऐसी भी है जिन पे ज्यादा टैक्स है। अब तो ये कोई चक्कर नहीं है, जीएसटी आ लिया है, पता है ना। और उस टाइम पे हमने अपने रुपया को डिवैल्यूएट कर दिया था 18% से। डिवैल्यूएशन मतलब सरकार ने अपनी करेंसी की वैल्यू गिरा दी थी ताकि हमारे देश की चीजें फॉरेनर्स को सस्ती लगे, तो हमारे देश का एक्सपोर्ट बढ़े, एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो हमारे देश की इनकम बढ़ेगी। ठीक है, और बोल्ड स्टेप ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट होल्डिंग्स ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। ये लाइन दोबारा लिखी हुई आई है, कहता है ये स्टेप बहुत बोल्ड था कि सरकार डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, अपनी कंपनी का हिस्सा बेच रही है, लेकिन इससे फायदा ये था कि जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं वो पुअरली मैनेज हो रही हैं, लॉस में चल रही हैं, अब थोड़ी प्रोफेशनल मैनेजमेंट आ जाएगी, थोड़ी फ्रीडम मिलेगी, थोड़ी अच्छी चलेगी। क्योंकि जो लोग शेयर खरीद रहे हैं, जो लोग प्राइवेट पार्टिसिपेशन आ रहे हैं सरकारी कंपनियों के अंदर, वो थोड़ा नया ब्लड होगा, कॉम्पिटिटिवनेस होती है उनके अंदर। ठीक है जी, आ जाते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट के रिफॉर्म पे। भाई एक्सपोर्ट इंपोर्ट यानी ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म कौन से थे? सबसे पहले तो जो एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्स लगा रखे थे, जो चीजें रोकती थी कि हमारे देश से माल विदेश में जाएगा एक्सपोर्ट होकर, तो उस पर जो चीजें रेस्ट्रिक्शंस थी ना उसको पूरा डिसमेंटल कर दिया, मतलब खत्म कर दिया। सारी क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस एक्सपोर्ट से हटा दी, अरे इंपोर्ट से भी हटा दी। तो नंबर 1 ये था डिसमेंटलिंग ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स। ठीक है, फोकसिंग ऑन मोर आउटवर्ड ओरिएंटेड रिजाइम। रिजाइम का मतलब होता है सिस्टम। हम देख रहे थे कि अब थोड़ा आउटवर्ड ओरिएंटेड बनो, यानी अपने माल को बाहर भेजो भैया। ठीक है, धीरे धीरे लेकिन फेज्ड रिडक्शन करो, स्लो रिडक्शन करो, एकदम से नहीं होना चाहिए। और जो टैरिफ भर रहे हैं, टैक्स भर रहे हैं, उसको भी धीरे धीरे खत्म करो, सिंप्लीफाई करो इस सिस्टम को।
ठीक है। रिमूवल ऑफ लाइसेंसिंग प्रोसीजर फॉर इंपोर्ट्स, इंपोर्ट जब हम विदेशों से माल कराते थे, रॉ मटेरियल वगैरह भी इंपोर्ट करा सकते हैं भाई, उसके लिए लाइसेंसिंग प्रोसीजर था, अरे सब खत्म कर दिया। ठीक है, हमने मेन फोकस रखा कि किसी भी तरीके से हमारे देश में बूस्ट हो जाए एक्सपोर्ट्स। ठीक है, अभी देखो पीछे लिखा था 18% से डिवेल्यूट किया हमने अपनी रुपया को, यहां लिखा है हमने 18 से 19% से डिवेल्यूट कर दिया अपने रुपये को, मतलब लगभग सा डेटा है। ठीक है, और भाई ये चेंजेस लाए गए, और एक बड़ा चेंज ये था कि जो हमारे देश में फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम चल रहा था, अब वो हटकर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम हो गया, और उस फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर थोड़ा सा रोल गवर्नमेंट का भी था। मतलब पहले गवर्नमेंट यानी जो देश की मॉनेटरी अथॉरिटी है वो हमारे देश की करेंसी और डॉलर के बीच का रेट डिसाइड करेगी, इसको बोलते थे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम या फिर पैक्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, है ना। इंटरनेशनल ट्रेड वाले चैप्टर में इसको ढंग से समझाते हुए हैं। फिर 1991 के बाद से सरकार कह रही थी कि अब ये मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड करेगी, जो फॉरेन करेंसी की मार्केट होती है वहां के बायर सेलर डिसाइड कर लेंगे डिमांड सप्लाई के थ्रू क्या रेट है, कोई फालतू की फ्लक्चुएशन होगी, ज्यादा ऊपर ज्यादा नीचे चला जाएगा तो सरकार बीच में आएगी। तो ये नया सिस्टम आया था, इसको डुअल एक्सचेंज रेट सिस्टम बोला गया, यानी दो लोगों का रोल था, डुअल एक्सचेंज रेट रिजाइम, रिजाइम का मतलब सिस्टम, इसमें सरकार भी है और मार्केट भी है। कब? ये मार्च 1992 से स्टार्ट हुआ। ठीक है जी, ये मेन चीजें आपको पढ़नी है, लेकिन ओवरऑल आपको जो बताना है मुझे, ओवरऑल आपको ये जानना होगा। देखो दोस्तों, जब से हमारे देश को आजादी मिली है 1947 से, हमारे देश की ग्रोथ में, हमारे देश की सारी पॉलिसीज में पब्लिक सेक्टर का बहुत बड़ा रोल था। पब्लिक सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा थी। पब्लिक सेक्टर का मतलब होता है गवर्नमेंट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा थी। मानते हो नहीं मानते हो? ठीक है, सरकार ने अपनी मर्जी से 1950 में प्लानिंग कमीशन इस्टेब्लिश की। क्या? प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन हमारे देश में 5 ईयर प्लान्स बनाती थी। कितने? 5 ईयर प्लान्स बनाती थी, 5 साल का एक प्लान। कब से प्लान बनने शुरू हुए? 50 में तो ये इस्टेब्लिश हुई थी। प्लान बना पहला 1951 से 1956 तक, ठीक है ना। फिर 1956 से 1961 तक, ऐसे 5-5 साल के प्लान बने, बीच में कभी कभी रुके भी। तो 2012 से लेकर 2017 ये इसका लास्ट प्लान था, 12th 5 ईयर प्लान था। क्यों? ऐसा क्या हुआ भाई? ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी ये प्रॉपर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाने वाली ऑर्गेनाइजेशन थी। सेंट्रल अप्रोच थी इसकी। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश के बारे में कुछ प्लान करती थी, कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करती थी, यहां पर उसकी पॉलिसीज बनाई जाती थी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, प्योर सेंट्रल थी। अब क्या किया भाई, 2012 से 17 तक जब प्लान चल रहा था 12th वाला, हमारे देश की सरकार ने बीच में ही 1 जनवरी 2015 को एक नई ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश कर दी इसकी जगह। इसका नाम था नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग, नीति आयोग। प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिया गया। नीति आयोग आज के टाइम में हमारे देश में है। नीति आयोग ने रिप्लेस करा प्लानिंग कमीशन को। अब ये जो नीति आयोग प्लान बनाती है 5-5 साल के नहीं बनाती, इसने प्लान बना रखा है 2017 से लेकर 2032 का, सीधा लंबा प्लान बना दिया 15 साल का। इसे बोलते हैं पर्सपेक्टिव प्लान। पर्सपेक्टिव प्लान, ठीक है, लंबाई खींच दिया। तो दोस्तों अब आपको पढ़ना है नीति आयोग के बारे में। जो ये नीति आयोग बनी है अभी हाल फिलहाल, यही हमारे देश के अंदर मेजर बड़े लेवल पे प्लानिंग कर रही है। तो आप देखोगे जब नीति आयोग स्टैब्लिश हुई 2015 में, है ना, 1951 से प्लान बना रही थी प्लानिंग कमीशन। तो बोला जाता है कि लगभग 64 ईयर्स तक हमारे देश में प्लानिंग कमीशन ही पॉलिसी बना रही थी, ठीक है, बहुत पावरफुल पॉलिसीज बना रही थी। लेकिन जो आज का टाइम देखा गया, यहां पर आप देखोगे द न्यू आइडियोलॉजी ऑफ न्यू लिबरल एरा विद द सेंटर ऑफ अटेंशन ऑन मार्केट ओरिएंटेशन। कहता है जो नया एरिया चल रहा है यहां पर लोगों का केंद्र क्या रहता है? मार्केट के ऊपर बेस्ड रहना, मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी चाहना, अमेरिका और जापान जैसी, ठीक है। गवर्नमेंट की ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर श्रिंकिंग या डिक्रीजिंग द रोल ऑफ गवर्नमेंट वर बिकमिंग पॉपुलर। सरकार का रोल धीरे धीरे इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कम करना ही सही माना गया और यह पॉपुलर भी होता जा रहा था। तो 1 जनवरी 2015 को सबसे बड़ी एपेक्स पॉलिसी मेकिंग बॉडी स्टैब्लिश की गई। किसको खत्म करके? प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके। इसका नाम था नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग।
ये डेट आपको ध्यान रखनी है, इजी भी है और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। ये क्यों इस्टेब्लिश हुई थी, आपको इसके ऑब्जेक्टिव्स देखने हैं, ऑब्जेक्टिव्स पे फोकस करो, क्यों इस्टेब्लिश हुई थी भाई। इस पहले बात तो इसके अंदर बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट बैठे रहते थे, ये पॉलिसीज बनाते हैं, बैठे रहते थे क्या, आज भी बैठे रहते हैं, ये पॉलिसीज बनाते हैं। इसको बोला जाता है देश का थिंक टैंक। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, हमारे देश का थिंक टैंक कौन है, नीति आयोग है, बस इतना ध्यान रखना। हाँ जी, इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, ये एक शेयर्ड विजन की तरह इवॉल्व होना चाहता है। शेयर्ड विजन मतलब जो प्लानिंग कमीशन थी ना, वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड थी। ये क्या है, जब नीति आयोग पॉलिसी बनाती है तो वो स्टेट को भी शामिल करता है, स्टेट गवर्नमेंट को भी शामिल करता है, तो अपने विजन को शेयर करता है उनके साथ। तो इसके ऊपर दो बातें लिखी हुई हैं, एक तो शेयर्ड विजन है क्योंकि इन्वॉल्व कर रहा है वो अलग अलग राज्यों को भी, जैसे कि नीति आयोग की मीटिंग होगी तो उसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, यूपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, सब जगह से लोग होंगे, ठीक है। और इसको बोला गया है कि फास्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, मतलब बहुत फास्ट तरीके से हम अपने फेडरलिज्म को कोऑपरेट कर रहे हैं। फेडरलिज्म का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और उसके अंडर में जितनी भी गवर्नमेंट है उसका डिवीजन, है ना, और जो नीचे गवर्नमेंट है वो कोऑपरेट कर रही है फेडरलिज्म से। कैसे, नीति आयोग से, क्योंकि उनको भी इन्वॉल्व कर रखा है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग स्टेट स्ट्रॉन्ग नेशन बनाएंगी, ये पर्पस था। स्ट्रॉन्ग स्टेट होगी तो स्ट्रॉन्ग नेशन बनेगा, तो स्टेट को स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे, स्टेट को पार्टिसिपेट कराओ भाई, ठीक है। कुछ क्रेडिबल प्लान बनाओ, ऐसे प्लान बनाओ जो विलेज लेवल में भी डेवलपमेंट करे, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। क्या, विलेज लेवल की डेवलपमेंट करने के प्लान बनाना भाई, विलेज लेवल तक जाओ, सिर्फ शहर शहर पे फोकस मत रखो, ठीक है। ये देश की इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी को नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट से रिलेट करना चाहते थे, इनकॉर्पोरेट करना चाहते थे। कहते भैया जैसे नेशनल सिक्योरिटी होती है, देश की नेशनल सिक्योरिटी जानते होगे ना, तो ऐसे ही इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी होती है, ये भी इतनी इंपॉर्टेंट है, तो उसको नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए हम अपने देश की इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी बनाएंगे। जैसे मान लो कि पाकी चोर है, वो हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए अच्छे नहीं है, तो हम उनसे धंधा नहीं करेंगे। हाँ, धंधा करने वाली पॉलिसी इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी हो गई, अब वो हमारे लिए सही नहीं है, वो नेशनल सिक्योरिटी को देख के हमने डिसाइड किया। कुछ ऐसे लोग जिनको इकोनॉमिक प्रोग्रेस का बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो उन्हें बोलते थे जिन लोगों को एडिक्वेट बेनिफिट नहीं मिल रहा इकोनॉमिक प्रोग्रेस का, उनके ऊपर स्पेशल अटेंशन पे करना इसका ऑब्जेक्टिव था। कुछ ऐसे सोसाइटी का सेक्शन है जो देश की तरक्की के साथ साथ गरीब हो रहा है, तो इसका फोकस था यार देश की तरक्की का फायदा इनको नहीं मिल रहा, जिनको नहीं मिल रहा उस पर स्पेशल अटेंशन देंगे, उनके लिए पॉलिसीज बनाएंगे, राशन वगैरह फ्री करेंगे, कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी करेंगे उनके लिए, ठीक है। टू डिजाइन स्ट्रैटेजिक एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसी एंड प्रोग्राम, कहता कुछ स्ट्रैटेजी, लॉन्ग टर्म पॉलिसी, प्रोग्राम, फ्रेमवर्क, इनिशिएटिव बनाएंगे और उनको मॉनिटर भी करेंगे कि उनका क्या इंपैक्ट रहा है। मॉड्यूल में इसको एफिकेसी लिखा है, एफिकेसी का मतलब इंपैक्ट, यानी जो भी ये पॉलिसी, प्रोग्राम, फ्रेमवर्क, जो भी चीज बना रहे हैं, हाँ बनाने के बाद भाई इंप्लीमेंट तो हो रही है, लेकिन उसको मॉनिटर करना बहुत जरूरी है, यानी उस पर नजर रखना बहुत जरूरी है कि सही हो रहा है नहीं हो रहा, ठीक है। हाँ, टू प्रोवाइड एडवाइस एंड एनकरेज पार्टनरशिप, ये भैया जो माइंडेड लोग हैं, ठीक है, माइंडेड थिंक टैंक्स है, उनके साथ रिसर्च इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ेंगी, प्राइवेट स्कूल कॉलेज कुछ भी होगा उनके साथ जुड़ेंगी और उनको सलाह भी देंगी और उनके साथ पार्टनरशिप भी करेंगी, ठीक है, ताकि जुड़ाव सा फील हो, सरकार भी जुड़ी रहे तो जुड़ाव सा फील होता है, ठीक है। ओके, रिपोर्ट है, ठीक है भाई। टू क्रिएट नॉलेज, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरल सपोर्ट सिस्टम, यानी बेसिकली सरकार कह रही है हम देश में नया नया धंधा स्टार्ट करवाना चाहते हैं, इनोवेटिव कराना चाहते हैं देश को, तो स्टार्टअप की स्कीम में लाई सरकार ने, स्टार्टअप के लिए लोन वगैरह बहुत प्रोवाइड करती है, ठीक है। टू ऑफर अ प्लेटफॉर्म फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ इंटरसेक्टोरल एंड इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज, कहता है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म ऑफर करेंगे जिसमें जो इंटरसेक्टोरल इशू होते हैं, सेक्टर 3 होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, इनके बीच में कोई इशू है तो इसको रिजॉल्व किया जाएगा। और इंटर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट के वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में जो भी इशू होगा, जैसे कि मान लो गवर्नमेंट का एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, एक जीएसटी डिपार्टमेंट है, आपस में कोई इशू हो रहा है तो उसके लिए भी एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा। इसका मेन ये था कि भाई इनके बीच में जो इश्यूज हो रहे हैं उसको रिजॉल्व किया जाए। टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ द आर्ट, स्टेट ऑफ द आर्ट का मतलब क्या होता है, देखो एक ऐसा रिसोर्स सेंटर इस्टेब्लिश करेंगे जिससे
थोड़ी डेवलपमेंट इक्विटेबल हो जाए, गवर्नमेंट की गवर्नेंस बढ़िया हो जाए। गवर्नेंस मतलब गवर्नमेंट की वर्किंग होती है। कुछ लोग बोलते हैं ना यार सरकार तो काम करती ही नहीं है ना, ये वाली इमेज खत्म करना। ठीक है, एक ऐसी स्टेट ऑफ आर्ट, मतलब एक ऐसे हालात पैदा किए जाएंगे कि सरकार अच्छा काम कर रही है, लोगों को दिखाई भी देगा। ठीक है, टू एक्टिवली मॉनिटर एंड इवेल्युएट द इंप्लीमेंटेशन। ये देखो, ये पॉइंट दोबारा लिख दिया इसने। ठीक है, अभी क्या कह रहा था, अभी इसने पीछे बोला, कहां गया, हाँ, कह रहा है कि मॉनिटर करेंगे जो भी चीज इंप्लीमेंट करेंगे। यहां पे भी ये लिखा हुआ है, कहता है जो भी चीज इंप्लीमेंट की है उसको इवेल्युएट भी करेंगे, उन प्रोग्राम्स को मॉनिटर भी करेंगे। ठीक है, और कहीं पर कुछ पता लगा कि किसी चीज की जरूरत है सही मेजर लेने की, तो वो सही भी किया जाएगा, स्ट्रेंथन किया जाएगा। ठीक है ना, ओके ओके, ठीक है। हाँ, टेक्नोलॉजी को लगातार अपग्रेड किया जाएगा, कैपेसिटी बिल्डिंग पे फोकस किया जाएगा, मतलब प्रोडक्शन कैपेसिटी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने पे फोकस किया जाएगा। और कहता है टू अंडरटेक, अंडरटेक का मतलब होता है स्टार्ट, टू अंडरटेक अदर एक्टिविटीज एज मे बी नेसेसरी इन ऑर्डर टू फर्दर एग्जीक्यूशन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। कहता है देश की डेवलपमेंट के लिए कोई भी एजेंडा, ऑब्जेक्टिव जो भी ऊपर लिखे हुए हैं उसको अचीव करने के लिए जो भी एक्टिविटीज की जरूरत पड़ी हम वो भी करेंगे। लास्ट में लिख के छुट्टी, मतलब ये 13 ऑब्जेक्टिव लिखे हैं मॉड्यूल में। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको ये देखना है कि ऐसे कौन कौन से इनिशिएटिव हैं जो नीति आयोग के द्वारा लिए जा चुके हैं, यानी ऐसे कौन कौन से फ्रेमवर्क है, प्रोग्राम है जो नीति आयोग ने लॉन्च किए हुए हैं। ये प्रैक्टिकल है, यहां से पेपर में क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा चांस है भाई। इस चैप्टर की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, बस इस चीज पे ध्यान रखना। ठीक, आओ जी, सबसे पहले इस नीति आयोग ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसे बोलते हैं लाइफ। ठीक है, लाइफ क्या बोलता है कि यूज एंड डिस्पोज। यूज एंड डिस्पोज का मतलब होता है यूज एंड थ्रो। कुछ चीजें ऐसी है जिसको हम यूज करके फेंक देते हैं, है ना, जैसे कि प्लास्टिक। कहता है ऐसा काम नहीं, लाइफ होती है उसकी, तो हम उसको रिसाइकल करेंगे। तो रिसाइकल पे फोकस करेंगे भाई, चीजों को रिसाइकल पे फोकस कराने का काम लाइफ कहलाता है। प्रोग्राम लॉन्च किया है इन्होंने एक नडैप, नडैप की फुल फॉर्म है द नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। अगर आपको सरकारी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, इंडियन गवर्नमेंट का डेटा चाहिए, तो आप यहां से एक्सेस कर सकते हो, इसके पास जाकर उस डेटा को ले सकते हो। सारा डेटा नहीं देगी सरकार, लेकिन देती है। सरकार ने एक शून्य कैंपेन शुरू किया। शून्य कैंपेन का मतलब है जो पोल्यूशन है उसको शून्य करना है, जीरो करना है। तो पोल्यूशन को जीरो करने के लिए इलेक्ट्रिक कार को प्रमोट किया गया है। तो कहते हैं भैया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यूज करो, इलेक्ट्रिक स्कूटी को डिप्लॉय करो, मतलब यूज करो। तो सरकार ने शून्य कैंपेन यूज किया, ये इंपॉर्टेंट है शून्य कैंपेन। गवर्नमेंट ने ई अमृत, हरे रंग से करूंगा इसको, सरकार ने ई अमृत वन स्टॉप डेस्टिनेशन बना दी है। तुम कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल की, ई व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल की कोई भी नॉलेज लेना चाहते हो, ई अमृत पे जाके ले लो। गवर्नमेंट ने, ये तो फालतू कमेंट लिखा हुआ है, मैथनॉल इकोनॉमी बनाने की कोशिश की है। मैथनॉल एक ऐसी चीज है जिसमें पोल्यूशन मिनिमाइज होता है, ना के बराबर पोल्यूशन होता है। सरकार कहती है जो भी हमारे कोल रिजर्व्स है हम इसको कन्वर्ट करेंगे, जो भी सॉलिड वेस्ट है म्युनिसिपल का, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है, आप जानते हो ना, उसका कोई भी वेस्ट है इसको मैथनॉल में कन्वर्ट करेंगे। मैथनॉल फ्यूल की तरह इस्तेमाल होगा। तो एक ऐसा फ्यूल है जो कम से कम पोल्यूशन फैलाता है। ठीक है, इंडिया की गोल्ड मार्केट में हम लोगों को बताएंगे, क्या बताएंगे, कि तुम एक्सपोर्ट भी कर सकते हो मतलब गोल्ड इंपोर्ट नहीं, एक्सपोर्ट करने पे भी ध्यान दो। तो गोल्ड मार्केट के एक्सपोर्ट पे भी ध्यान दिया गया। तो दीज आर सम प्रोग्राम्स स्टार्टेड बाय द नीति आयोग। ठीक है, ओके रिपोर्ट है। चलो जी, अब दोस्तों क्या है ना, आपको ये जानना है नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में लिखा हुआ है कि आज के टाइम में हमारे प्यारे देश भारत के क्या हालात है। अगर इंडिया के तुम्हें हालात जानने हैं तो हालात जानो इंडिया के प्राइमरी सेक्टर के क्या हालात हैं, सेकेंडरी सेक्टर के क्या हालात हैं, और टर्शरी सेक्टर के क्या हालात है। अगर आज के टाइम में इंडियन इकोनॉमी की स्टेट जाननी है तो करंट स्टेट जानेंगे तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर की जानेंगे। सबसे पहले बताओ प्राइमरी सेक्टर क्या होता है। बाबू, प्राइमरी सेक्टर ऐसा सेक्टर होता है जहां पर नेचुरल रिसोर्सेज पे काम किया जाता है? हाँ, जैसे कि एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर लैंड पे होती है ना, नेचुरल रिसोर्स है। माइनिंग, माइनिंग भी प्राइमरी सेक्टर में आती है। सेकेंडरी सेक्टर का मतलब होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जहां पर भी फैक्ट्री लगी हुई है, वो सब चीजें सेकेंडरी सेक्टर में आ रही है। टर्शरी सेक्टर का मतलब होता है सर्विस सेक्टर, यानी जैसे मैं तुम्हें सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, टीचिंग सर्विस,
ठीक है। सर्विस होती है दोस्तों, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस, डॉक्टर की सर्विस, बैंकिंग सर्विस, इंश्योरेंस सर्विस, तो ये सर्विस का भी बिजनेस होता है। तो हम फिर पढ़ते हैं सर्विस सेक्टर के बारे में। इन तीनों सेक्टर के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, आज के टाइम में क्या सिचुएशन चल रही है, फिर उसके बाद यह चैप्टर खत्म माना जाएगा। और मॉड्यूल के हिसाब से मोस्टली आपको डेटा और कुछ मिशन प्रोग्राम दिए हुए हैं जो सरकार ने स्टार्ट किए हुए हैं, थोड़ा बहुत डेटा भी है। तो हम स्टार्टिंग करेंगे सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर से। प्राइमरी सेक्टर में बेसिकली एग्रीकल्चर सबसे बड़ा पोर्शन हासिल होता है, मतलब एग्रीकल्चर का काम होता है और उससे रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज होती हैं, राइट। तो पकड़ लेते हैं भैया सबसे नंबर 1 पे प्राइमरी सेक्टर को। प्राइमरी सेक्टर बोले तो एग्रीकल्चर विद इट्स अलाइड सेक्टर्स, मतलब इसके साथ जुड़े हुए सेक्टर्स भी हैं। आपको यहां की अचीवमेंट गिनवा रहे हैं सबसे पहले भाई साहब। मैं बोलूं कि एग्रीकल्चर है, माइनिंग है, गाय भैंस बकरी पालना है, गाय भैंस बकरी पालने को लाइव स्टॉक फार्मिंग बोलते हैं, है ना। हॉर्टिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर मतलब फ्रूट का प्रोडक्शन, ये सब प्राइमरी सेक्टर में आता है, राइट। तो यहां पर देखा जाए तो मिल्क के प्रोडक्शन में, पेन का रंग हरा करता हूं, मिल्क के प्रोडक्शन में मसाले, जूट और पल्स, इन सब के प्रोडक्शन में अगर देखा जाए तो इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इन सब में। और इंडिया के पास सबसे बड़ा एरिया है व्हीट, राइस और कॉटन को प्रोड्यूस करने का। इनको तो असलियत में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है और सबसे ज्यादा प्लांटिंग इन सब चीजों की होती है। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया फ्रूट का, वेजिटेबल का, चाय का, फिश का, कॉटन, शुगर केन, व्हीट, राइस, कॉटन एंड शुगर। देखो कॉटन का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है। सबसे बड़ा एरिया पूरे वर्ल्ड में कॉटन प्रोड्यूस करने का इंडिया के पास ही है, तो एरिया की बात कर रहा था। कुछ अचीवमेंट्स आपको जाननी है यहां पर भाई, ठीक है। जो फूड और ग्रोसरी मार्केट होती है ये दुनिया में 6ठे नंबर पे है, ठीक है। और इसकी रिटेल सेल लगभग 70% है, ठीक है। जैसे कि गाय भैंस पालनी होती है तो इंडिया हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैटल हर्ड, गाय भैंस बकरी पालने का सबसे बड़ा कैटल हर्ड है इंडिया के पास, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप देखोगे तो इंडिया ग्रो लार्ज वैरायटी ऑफ कैश क्रॉप्स, जैसे कि कॉटन, जूट, शुगर केन, इंडिया बहुत ज्यादा इनको ग्रो करता है। लेकिन दोस्तों आपको यह जानकर अचंभा भी होगा कि हमारे देश के ग्रोस वैल्यू एडेड में इन सबका शेयर, शुगर केन, कॉटन और जूट का शेयर कम हुआ है, लेकिन फिर भी ये ग्रो कर रही हैं। शेयर कम हुआ है लेकिन फिर भी ये ग्रो कर रही हैं, राइट, इन एब्सोल्यूट टर्म्स, मतलब एक सिंगल टर्म में बात की जाए। और ये फैक्ट जान लो कि 100% एफडीआई अलाउड हो चुकी है इंडिया में फूड प्रोडक्ट की मार्केटिंग में। ये क्वेश्चन बन सकता है भैया, ठीक है। फूड प्रोडक्ट की मार्केटिंग करोगे तुम ई कॉमर्स जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन की तरह, तो 100% इसके अंदर एफडीआई अलाउड है। कोई विदेशी कंपनी आके यहां पर 100% अपनी ओनरशिप ले सकती है, कोई भी धंधा यहां पर आके स्टार्ट कर सकती है। ऑटोमेटिक रूट इसलिए बोला है, इसके लिए कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट रूट की जरूरत नहीं, मतलब गवर्नमेंट की कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ये चालू हो जाएगा, ठीक है। अब आपको देखने हैं फ्यू रिसेंट मेजर्स, कुछ रिसेंट मेजर्स हैं, कुछ प्रोग्राम है जो सरकार ने स्टार्ट किए हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं एक्चुअली। एक पीएम किसान नाम का प्रोग्राम स्टार्ट किया है ताकि फार्मर्स को कुछ इनकम हो जाए। एक एमएसपी, सब जानते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कुछ 22 क्रॉप्स है जिसके लिए गवर्नमेंट मिनिमम रेट देती है कि अगर तुम फार्मर को बोलती है इस रेट पर तुम्हारा माल नहीं बिका तो इस रेट पर हम खरीद लेंगे, गारंटी हो गई, मतलब, ठीक है। और कंसेशनल रेट्स मतलब सस्ते दामों पर उधार मिल जाता है, सस्ते दाम मतलब लो इंटरेस्ट रेट पर फार्मर्स को लोन देने का प्रोग्राम है। एडिबल ऑयल्स के लिए नेशनल मिशन लॉन्च किया हुआ है। और आप देखोगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, जो क्रॉप्स होती है उस पर कई बार रिस्क हो जाता है कि ड्राउट आ जाएगा या फ्लड आ जाएगी, जो भी खराबी होगी उसका लॉस और डैमेज के लिए इंश्योरेंस हो जाएगी। सरकार बोल रही है भाई ये भी तुम्हारे लिए बढ़िया है, ठीक है। एक मिथ स्टार्ट किया है MIDH, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है फ्रूट, शहद, स्पाइसेस, इन सब का प्रोडक्शन। देखो सिर्फ फूड ग्रेन का प्रोडक्शन करोगे तो वो एग्रीकल्चर है, फूड ग्रेन को छोड़कर और भी तो काम होते हैं खेती में, फ्रूट भी होते हैं, स्पाइसेस भी होते हैं, हनी भी होता है, वो सब हॉर्टिकल्चर में आते हैं। तो हॉर्टिकल्चर की हॉलिस्टिक ग्रोथ के लिए, मतलब फास्ट ग्रोथ के लिए ये वाला प्रोग्राम लॉन्च किया है। और कुछ सोइल हेल्थ कार्ड गवर्नमेंट ने बनाए हैं। तो देखो क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन आएगा मिड प्रोग्राम किससे रिलेटेड है, तो मिड प्रोग्राम हॉर्टिकल्चर की ग्रोथ से रिलेटेड है, ठीक है। परंपरागत कृषि विकास योजना सरकार ने
लॉन्च किया है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, ठीक है, और सॉइल हेल्थ के जो कार्ड बांटे थे वो भी इसके अंदर ही आते हैं। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड गवर्नमेंट ने मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म का उधार फाइनेंस करने के लिए सरकार ने एक अलग से ही फंड बना दिया है। यहां पर गवर्नमेंट इस फंड को यूज करके इंफ्रास्ट्रक्चर जो फार्मिंग से रिलेटेड होगा उसको बनाएगी, ठीक है। प्रमोशन ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, एक एफपीओ बनाई है, ये फूड प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है। भैया एक फार्मर बेटर इनकम अर्न कर पाए इसलिए ये अपना माल सीधा किसी कंपनी को भी बेच सकता है अपने शहर में। हाँ बेचते भी हैं गवर्नमेंट, लेकिन इस माल को पॉसिबल भी करा रही है कि हो जाए, ठीक है। गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया पीडीएमसी, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये स्कीम है टू इंक्रीज वाटर एफिशिएंसी एट द फार्म लेवल। कहता है पानी को तुम सही से इस्तेमाल करो, पानी को वेस्ट मत करो, पर ड्रॉप मोर क्रॉप होनी चाहिए। प्रोग्राम का नाम ही ध्यान रखना है। सेटिंग अप ऑफ माइक्रो इरिगेशन फंड, माइक्रो इरिगेशन फंड सेट किया है, यानी ऐसा फंड जिससे सिर्फ सिंचाई पे ध्यान दिया जाएगा, नहरों का पानी कैसे खेतों तक पहुंचे उस पर ध्यान दिया जाएगा। इनिशिएटिव टुवर्ड्स एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन, एग्रीकल्चर को ज्यादा से ज्यादा मैकेनाइज करने के इनिशिएटिव लिए जाएंगे। ई नैम का मॉड्यूल के अंदर क्वेश्चन है भाई, ई नैम सरकार ने ई नैम सेट किया है। ई नैम की फुल फॉर्म क्या है, नैम समझो पहले। ई नैम एक पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग, पैन इंडिया का मतलब होता है ओवरऑल इंडिया, ये हमारा एग्रीकल्चर की मार्केटिंग से रिलेटेड होता है, ठीक है। नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इलेक्ट्रॉनिकली पॉसिबल हो जाती है, इससे रिलेटेड है। किसान रेल स्टार्ट किया है, इंट्रोडक्शन ऑफ किसान रेल किस लिए, जो खेतों में यानी जो फार्म में प्रोडक्शन होता है उसका जो माल पड़ा होता है उसको वो गांव से शहर में, खेतों से मंडी में, यानी जहां पर प्रोडक्शन है वहां से एक सही जगह ले जाया जाए जहां पर वो चीज बिक जाएगी। तो एक लॉजिस्टिक सर्विस है, एक तरीके की लॉजिस्टिकल सर्विसेज, एक ट्रांसपोर्ट सर्विस है, एक रेल स्पेशल चला दी है किसान के लिए। क्रिएशन ऑफ स्टार्टअप इकोसिस्टम इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स, एग्रीकल्चर और उससे जुड़े हुए सेक्टर्स के लिए एक स्टार्टअप इकोसिस्टम डेवलप किया है। नॉर्मल तो सेकेंडरी सेक्टर में भी स्टार्टअप चलते हैं, गवर्नमेंट लोन प्रोवाइड करते हैं इन चीजों के लिए। सेकेंडरी सेक्टर में आ जाओ जी, सेकेंडरी सेक्टर का मतलब हो गया फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है यहां पर। देखो जी यहां पर तो आपको एक मोटे लेवल का डेटा देखने को मिलेगा, बहुत सारा डेटा यहां पर गिवन है। बस आपको यह जानना है कि अभी भी इंडिया के अंदर 12.1 करोड़ लोग सेकेंडरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, ठीक है। यानी एक तरीके से आप मानोगे कि टोटल ग्रोस वैल्यू एडेड का ये 30% है, एक इंडियन इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूट कर रहा है सेकेंडरी सेक्टर उसका है। और इनफॉर्मल सेक्टर उसको बोलते हैं जहां पर 10 से कम लोग काम करते हैं, वो सारे एंटरप्राइज जहां पर 10 से कम लोग काम करते हैं। तो बोलते हैं कि जो भी जीवीए प्रोड्यूस किया जाता है सेकेंडरी सेक्टर में तो मोर देन 50% शेयर इनफॉर्मल सेक्टर का है। इनफॉर्मल सेक्टर मतलब छोटे छोटे काम धंधे जहां पर बहुत कम लोग काम करते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज की बात नहीं है। ये कुछ डेटा है दोस्तों, ये एक बार डेटा आपको पढ़ना होगा, सिर्फ डेटा ही है, इसमें कुछ समझाने योग्य कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है मैं बता देता हूं। गवर्नमेंट का मेक इन इंडिया प्रोग्राम वोकल फॉर लोकल स्टार्ट किया गया था 2014 में। इंडिया ऑप्शन खोल रही थी कि विदेशी कंपनी को इंडिया के अंदर आकर प्रोडक्शन करना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड मेक इन इंडिया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इंडिया में बिजनेस करना कितना ईजी है इसके लिए रैंक जारी होती है। तो इस इंडेक्स में इंडिया 63rd नंबर पर था, कौन से ईयर में, 2020 में। लेकिन 2019 में वो 77 नंबर पे था, यानी 14 पायदान की छलांग लगाई है। ये भी डेटा ही है, ठीक है, डेटा ही है। कुछ इनिशिएटिव देखो, जैसे कि नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम सरकार के द्वारा वन स्टॉप सॉल्यूशन लाया गया। नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम बोलता है इन्वेस्टमेंट चाहिए ना तुम्हें, तो इन्वेस्टर रिलेटेड अप्रूवल्स आपको यहां पर मिल जाएंगे, ठीक है। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान टू फैसिलिटेट डेटा बेस्ड डिसीजन रिलेटेड टू इंटीग्रेट प्लानिंग ऑफ मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर देयर बाय रिड्यूसिंग लॉजिस्टिक कॉस्ट। कहता है कि पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान जो बनाया गया है वो प्लान बनाया गया है कि मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो डेटा चाहिए होता है, मतलब मल्टी मॉडल का मतलब हो गया एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके अंदर एक से ज्यादा मॉडल इन्वॉल्व हो, एक से ज्यादा चीजें इन्वॉल्व हो, ठीक है। उसके अंदर डेटा प्रोवाइड करने के लिए पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान है, बस इतना ध्यान रखो, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी बनाई गई ताकि लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट कम हो जाए, मतलब पोर्ट से जो सामान ट्रांसपोर्ट करके पैकिंग करके लाया जाता है मेन मंडी में जहां बिकना होता है उसको, तो वहां से पोर्ट से मंडी तक लाने की जो फैसिलिटी होती है उसको बोलते हैं लॉजिस्टिक्स। इसकी कम से कम कॉस्ट की जाए। आत्मनिर्भर
बनाने पे फोकस किया गया। इंडिया विजन ऑफ बिकमिंग आत्मनिर्भर, द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दिया गया। काफी सारी चीजों पर यह था कि जितना ज्यादा प्रोडक्शन करोगे सरकार उतना तुम्हारा टैक्स कम भी कर सकती है, सब्सिडीज भी ज्यादा प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है, और ये अभी कुछ चीजों के लिए जैसे कि एयर कंडीशनर्स और एलईडी लाइट्स के प्रोडक्शन पे अभी भी काम कर रही है स्कीम ये। ठीक है, अभी भी काम कर रही है। अगर इसका प्रोडक्शन ज्यादा करोगे तो तुम्हें ज्यादा इंसेंटिव मिलेगा। ठीक है जी, और क्या है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम लाया गया ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल रीजन में। तुम ये ग्रीनफील्ड का मतलब क्या होता है? ग्रीनफील्ड का मतलब होता है कि विदेशी कंपनी जीरो से काम स्टार्ट करेगी इंडिया में आकर, तो ग्रीनफील्ड है। ब्राउन फील्ड का मतलब होता है विदेशी कंपनी इंडिया में आएगी, पहले से कोई काम चल रहा है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो प्लग एंड प्ले, मतलब प्लग एंड प्ले का मतलब यही होता है कि प्लग लगाओ और टीवी में प्ले कर लो, ऐसे होता है ना। मतलब यही है कि आओ, ये मुहावरा है, आओ और शुरुआत करो, आओ जी आओ फॉरेन कंट्री वालों। फेम इंडिया स्कीम की फुल फॉर्म आ सकती है फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल से ही रिलेटेड है। उद्यमी भारत का आ सकता है, एमएसएमई को प्रमोट करने के लिए उद्यमी भारत सरकार लेकर आया। पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल, पीएम मित्रा बोलते हैं भाई, पीएम मित्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएम मित्रा बोलता है कि वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, ठीक है, ताकि इंडिया में ज्यादा से ज्यादा एफडीआई हो। किस सेक्टर से रिलेटेड? टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड। तो पीएम मित्र टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड था, एफडीआई को प्रमोट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना इसके अंदर आता है। ठीक है, ओपनिंग अप ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, इंडिया में एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट आने के लिए रास्ता खोल लो। ठीक है, अच्छा 100% एफडीआई किसमें? कोल माइनिंग एक्टिविटीज में और सेल ऑफ कोल में भी प्रमोट हो गई, परमिट हो गई। 100% एक्टिविटी, 100% एफडीआई। और कहां पर थी आपको ध्यान रखना है भाई, फूड प्रोडक्ट की मार्केटिंग में थी, और 100% एफडीआई यहां पर भी है, एक इंपॉर्टेंट हो गया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड खत्म कर दिया गया। ये एफआईपीबी पहले होता था, इसको खत्म कर दिया। इसकी जगह एक नया सिस्टम आया जिसे बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड फैसिलिटेशन पोर्टल, एफआईएफ। ठीक है, ये नाम भी ध्यान रखना, बाकी सब ये डेटा है। ओके गाइस, मैं आपको मेन पढ़ के बताऊंगा। शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म समझाने वाला इसके अंदर कुछ है ही नहीं, शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म लिखी हुई है बस, और कुछ डेटा गिवन है। ठीक है, ये आपको एक बार रीड करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ ये लिखा है इंडिया इज गेयरिंग अप फॉर द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और इंडस्ट्री 4.0। इंडिया अपना चौथा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेकर आ रही है। पहला 1948, दूसरा 1956, तीसरा 1980 और 1991, और चौथा अब बोल रहे हैं भैया। ठीक है, ये लेकर आ रही है इन विच मैन्युफैक्चरिंग ट्रांसफॉर्मेशन नीड्स टू इंटीग्रेट न्यू टेक्नोलॉजीज, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को काफी सारी नई टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। नई टेक्नोलॉजी क्लाउड कंप्यूटिंग, आईओटी, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब चीजों से रिलेटेड होगी। ठीक है भाई, मैं फिर भी आपको बोल रहा हूं, जो भी ये दिए गए हैं ना, यहां से जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम है, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, जैसे कि आपसे पूछ लिया ई नैम किससे रिलेटेड था, पीएम किसान किससे रिलेटेड है, ठीक है, पीएम मित्रा किससे रिलेटेड है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, तो ऐसे ये चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए, तो एक बार फिर से देख लेना। फिर आते हैं टर्शरी सेक्टर पे, ये लास्ट टॉपिक है। कहते हैं इसमें तुम्हें सिर्फ ये पढ़ना है कि दुनिया में जो इकोनॉमी डेवलप्ड हुई है वो प्राइमरी से सेकेंडरी में घुसकर हुई है। प्राइमरी सेक्टर से तुम सेकेंडरी सेक्टर में ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, मतलब प्राइमरी सेक्टर से जो प्रोडक्शन है, प्राइमरी सेक्टर के एम्प्लॉइज हैं, वो सेकेंडरी सेक्टर की तरफ शिफ्ट हुए, सेकेंडरी सेक्टर में इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हुई, सेकेंडरी सेक्टर का प्रोडक्शन ज्यादा हुआ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, तो इकोनॉमी ग्रो हुई है। लेकिन इंडिया में बहुत अलग है, इंडिया में ग्रोथ प्राइमरी से टर्शरी में गई है, तब इंडिया ओवरऑल ग्रो करना स्टार्ट किया। इंडिया सर्विस की वजह से ग्रो करना स्टार्ट किया, आपको बताऊं तो यहां लिखा हुआ है एक नॉर्मल रूट होता है कि प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर में हम ग्रो करते हैं। ठीक है, जब शिफ्ट होता है प्राइमरी से सेकेंडरी में, लेकिन इंडिया ने इस रूट को बाईपास कर दिया, इसको हटा दिया। इंडिया का एक यूनिक एक्सपीरियंस है, शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू सर्विस सेक्टर किया है इंडिया ने। इंडिया की ग्रोथ एग्रीकल्चर से सर्विस सेक्टर में शिफ्ट होके ही ग्रो हुई है। तो इंडिया की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी, मतलब ग्रोथ पाथ ये रहा है कि हम प्राइमरी से सेकेंडरी नहीं गए, प्राइमरी से टर्शरी में मूव हुए हैं। हाँ, सेकेंडरी सेक्टर तो आज भी है।
अब दोस्तों तुम्हारे मन में क्वेश्चन होगा, सर इस चैप्टर से क्वेश्चन कैसे आएंगे भाई? भाई देखो, ये पूरा चैप्टर फैक्ट बेस्ड चैप्टर है। इसमें सच बताऊं तो मैंने आपको रीड करके बता दिया, दिल से हां करना, चीजें रीड करके बताइए। जहां पर कोई कहानी सुनाने की जरूरत थी, कोई स्टोरी बताने की जरूरत थी, वो मैंने बता दी। फैक्ट बेस्ड चैप्टर है, एक तरीके से हिस्ट्री है, इंडिया की इकोनॉमिक हिस्ट्री, इतिहास है कि इकोनॉमी के लेवल पर क्या क्या हुआ है। तो यहां पर लर्निंग चीज ज्यादा है और तुम्हें रट्टाफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। रट्टाफिकेशन कोई बच्चा नहीं करेगा। आपने अगर ये स्टोरी सुन ली, आपने अगर इसको 2 से 3 बार सुन लिया, मैक्स टू मैक्स बता रहा हूं, तो जो भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा आप क्रैक कर दोगे उसको। ठीक है, बाकी आप ये नोट्स जो हैं वो डाउनलोड कर लेना, वो नीचे दिए हुए टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम पे नहीं, ये वाले नोट्स मिलेंगे आपको चाणक्य 2.0 बैच में। वहां पर PW की मोबाइल ऐप पे, वहां लॉगिन मतलब वहां कर जाओगे, चाणक्य 2.0 में आपको ये नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। हाँ, तो फिर ये चैप्टर खत्म हो गया दोस्तों, ठीक है ना। और ध्यान रखें कि इस चैप्टर के अंदर ICI मॉड्यूल के क्वेश्चंस सारे सॉल्व करने हैं आपको, ठीक है। मॉड्यूल पे जाओ और उसको सॉल्व करो और देखो कि तुम कहां पर स्टैंड कर रहे हो, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय एवरीवन।